में आ गई आज। तो डीपीपी कर लेते हैं एक डिस्कशन ना। डीपीपी नंबर 31। 31 आएगा शायद। 30 शायद कल कर लिया था ना हमने। 31 आएगा। तो 31 के अंदर आंसर लिख लो इसके ना। फर्स्ट का आंसर है ABC। फर्स्ट का आंसर ABC है। शीट में भी था इस तरह का सवाल शायद, है ना? वेक्टर की शीट में आ रहा है याद? मैंने बताया भी था करके आपको। वेक्टर की शीट में था इस तरह का सवाल। सेकंड का आंसर ABD है। ABD। सेकंड का आंसर A B and D। थर्ड का आंसर ABC है। थर्ड का आंसर ABC। फोर्थ का आंसर ACD। ACD। फिफ्थ का दे रखा है। सिक्स का भी दे रखा है। सेवन का आंसर B and C। एट का आंसर ABCD। एट का आंसर ABCD। तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट। सेकंड में मॉड वगैरह की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी अपने को, बस और क्या है ना। जैसे इसके रूट दे रखे हैं और उन सब रूट का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी है ना, बताना है क्या है? थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट। फोर्थ में को डाउट। फोर्थ में को डाउट। फोर्थ के बाद फोर्थ हो गया। अच्छे सवाल है, आने लायक सवालों में से है। इस तरह के सवाल करते हैं अपन। हमें दे रखा है कि हम टेंजेंट जो है उनकी काउंटिंग पता लगानी है। पता नहीं है कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, लेकिन उन्होंने बोल रखा है दीज आर कॉन्करेंट। तो ये लग रहा है भाई कम से कम तीन तो होंगी, क्योंकि अगर वो कॉन्करेंट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो कॉन्करेंट वर्ड तीन लाइन के लिए यूज किया जाता है वैसे ना। ये बताओ, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं वरना, है ना, कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन अगर कॉन्करेंट वर्ड यूज किया है तो ऐसा लग रहा है मतलब कि वो चीटिंग नहीं करेंगे। वो वर्ड है वो तो तीन लाइन के लिए यूज किया जाता है कम से कम, तो कम से कम तीन तो आएंगी। लेकिन चार भी आ सकती है, पांच भी आ सकती है। तो वो हम कैसे करते हैं? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को एज्यूम कर लेते हैं अपन। और जितने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आते हैं उतनी फिर नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाती है ना। तो वो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मान लिया है इसको मा के, और उसको रख दिया ना। जैसे करो का अगर एक्चुअल डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा मैं, तो कोई बात नहीं। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम नहीं भी बनाऊंगा तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये कर्व मान लो आप, ये रफ डायग्राम बना दिया। हम चाह रहे हैं उस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, क्योंकि सारी टेंजेंट उस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। तो बेसिकली वो जो पॉइंट आएगा दैट इज 1,1/2। कहाँ से आ रहे हो आप? फिर अपने आप घूर रहे हो आप? तमीज है आपकी घुसने की? हाँ। फिर अंदर गेट खोल के अंदर घुस रहे हैं भग के। खड़े रहो आप 5 मिनट यहीं से। मतलब वो ही नहीं है आपके अंदर कि आप आ रहे हैं कि हम सर से पूछे आ रहे हैं हम, एकदम भाग के जा रहे हैं ना। कम से कम अब तो ऐसा इंप्रेशन देके जाओगे यार हम अच्छे बच्चे हैं। लास्ट, अब तो लास्ट मोमेंट पर है कम से कम। अब तो अपने बीच में ऐसा रहा है कि भाई हाँ ठीक है यार, कि सर ने कुछ तो सिखा दिया चलो मुझे। कम से कम क्लास में एंटर होना सिखा दिया सर ने, कैसे एंटर होता है ना। चलो ये तो सीख के आया मैं कोटा में जाके। वरना हम तो क्या है, वो वहाँ प्रोफेसर होंगे ना, वो सब बर्बाद कर देंगे जिंदगी आपकी। उनके हाथ में नंबर होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर होती है उनके हाथ में। सब मालूम पड़ जाएगा आपको वहाँ क्या होता है। उनके हाथ में नंबर होता है डिटेन करना, और एक नंबर होते हैं उनके पास प्रैक्टिकल के बहुत ज्यादा। तो फिर वहाँ करना, देखें ना, उसको गुस्सा आ जाना है। गुस्सा आ गया तो बस वो खत्म है। फिर आप एक बार चेहरा दिमाग में बैठ गया उनके, भाई ये है ऐसा बस। तो जब जब भी वो सामने आएगा आपके, बस डोक देते रहना फिर उनके, ऐसे कर करके। फिर भी वो उसकी इच्छा होगी तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा वो। तो इसलिए मैं सिखाने के लिए 5 मिनट खड़ा कर रहा हूँ आपको, ताकि ऐसी गलती मानी हो, है ना। हाँ। तो हम यहाँ आ गए ना, तो ये हमें इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को एज्यूम कर लो आप, एच कोमा के को ना। ये एच कोमा के को एज्यूम कर लो आप। अब हमें एच, जितने एच कोमा के आएंगे उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और लैंग्वेज से लग रहा है कम से कम तीन आएगी। तो हमें एच और के निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। क्या करते हैं इसमें, एक बार पॉइंट को रख दो और एक बार इस लाइन का स्लोप 2 बार लिख दो। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, एच और के आ जाएंगे। तीन एच और के आ जाते हैं हमारे पास, यानी तीन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसके बाद 5 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 5 में को डाउट, 6 में को डाउट, 6 में को डाउट, 7 में को डाउट, 8 में को डाउट, 8 में को डाउट। तो बस अब आगे बढ़ते हैं ना। फिर वो, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि अपन खत्म करें। आज तो नहीं होगा खत्म।
ताकि कल की क्लास नहीं लेनी पड़े अपने को, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं आज ना। कोशिश करते हैं देखिए कितना होगा, अगर मुझे लगेगा ठीक ठाक हो गया तो फिर कल की क्लास नहीं लेंगे अपन। बैठो आप, कल कितने बजे क्लास है? देखते हैं अभी कितना कवर कर पाते हैं अपन, है ना। मुझे लगेगा ठीक ठाक हो गया तो फिर कैंसिल कर देंगे कल की क्लास। कर, और तो कोई क्लास नहीं है ना मेरे अलावा? किसकी है? कितनी बजे है? 9:30? तो फिर तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। जब आप आओगे सही तो फिर तो ले लेंगे ना। नहीं, मुझे तो लगा मेरी है बस। तो फिर वो, तो फिर तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जब आप आओगे सही तो मैं भी फायदा उठा लूंगा, और क्या ना। तो इसमें हम आ गए एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट में। कौन सा है? C3 में को डाउट हो? पार्ट 3 के C3 में को डाउट? C3 के बाद नेक्स्ट C4 में को डाउट हो गया C4 के बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का कौन सा? B11 में को डाउट हो? वो डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के फिल हो जाता है इसमें अपने आप है ना। इसके बाद नेक्स्ट C9 में को डाउट हो? C9 में को डाउट हो गया ना, वो घुमा दिया उसको हमने और रोटेशन थ्योरम लगा। इसके बाद नेक्स्ट C10 में को डाउट हो? वो तो मिड पॉइंट सेम कर दो उनके ना, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, और डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का निकाल लिया मिड पॉइंट, और उनको बराबर कर दिया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सी C11 में को डाउट हो? इसमें भी रोटेशन लगा, हालांकि इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि हमें, जैसे ये सर्कल है मान लो हमारे पास, और ये मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ये मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इसमें एक वर्टेक्स ये इसका सेंटर है मान लो हमारे पास, तो मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये जो सेंट्रल एंगल आएंगे ना, ये 120 आएंगे सारे, क्योंकि ये कॉर्ड है और कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रही है? 60। तो सेंटर पे कितना बनाएगी? 120। तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, और ये भी क्या होगा? 120 होगा ना। ये बात हमने समझ ली है ना, अब हम निकाल सकते हैं फटाफट, है ना। और वो जो डेटा है वो भी आसान है, इसे अगर हम रोटेशन नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तीनों, और वो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब उस सर्कल की सरकमफ्रेंस, उसकी रेडियस कितनी है? 2 के बराबर है ना। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसका रेडियस 2 के बराबर है हमारे पास। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2। और हमें दे रखा है Z1, बाकी Z2 Z3 निकालने। Z1 दे रखा है मुझे 1 + i√3। तो Z1 कहीं 1 + इस सर्कल का रेडियस 2 के बराबर है, तो दिस पॉइंट इज 2,0। तो 1 + i√3, 1 + i√3, वो पॉइंट मैंने यहां मान लिया, दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना। व्हाट दिस एंगल इज, ये डिस्टेंस तो 2 के बराबर है, एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज π/3। अब हम जानते हैं जो Z2 है ना वो कैसे मिलेगा, वो इस वेक्टर को घुमाऊंगा मैं, कितने एंगल से घुमाऊंगा? 120 से घुमाऊंगा। तो 120 से घुमाने पर यही तो आएगा, देखो आप, यहाँ Z2 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 60 है ना तो ये 30 हो गया, तो ये 120 हो गया अपने आप। आ गया समझ में? फिर 120 से घुमा दो, तो अब 120 से घुमाऊंगा तो ये 90 हो गया। 90 के बाद कितना घूमना पड़ेगा? 30 घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यूं 30 घूमूंगा ना तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो वो कॉन्जुगेट हो जाएंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट हो जाएंगे। वो कॉन्जुगेट मिरर इमेज हो गए एक दूसरे के वो। आगे समझ में? तो फटाफट निकल गए, रोटेशन का यूज नहीं करना पड़ा। वरना फिर मैं ऐसा करता, उसको Z1 मान लेता और यहाँ कहीं Z2 मान लेता, क्योंकि वो डेटा आसान था ना, इसलिए मैंने फटाफट निकाला। वरना मैं Z2 यहाँ मान लेता और Z3 को यहाँ मान लेता ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं ना, तो इस वेक्टर को घुमाता मैं, तो डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर मुझे ऐसा करना पड़ता, कौन सा वेक्टर मिल रहा है मुझे? Z2 - 0। लंबाइयां बराबर है इनकी ना, और किसको घुमा रहा हूं मैं? Z1 को घुमा रहा हूँ। इसकी भी लेंथ बराबर, किस एंगल से घुमा रहा हूँ? 2π/3 से घुमा रहा हूँ। बस ऐसा आ जाएगा। अब इसमें Z1 मुझे पता ही है, Z1 को रख देता फिर मैं, उससे वो आ जाता अपने आप। ठीक है ना, तो अपने आप Z2 आ जाता, वो -1, ये अपने आप -1 आ जाएगा, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है? वो देखो, वो लिखा हुआ है 2 × e⁻⁴ लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए ऐसा लिख दिया हमने, ये आ जाएगा दिस इज 2 × e⁻⁴ एंड दिस इज e⁻², ये ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज 2 × e⁻⁴ पाई आ गया वो, तो -2 आ जाएगा मतलब अपने आप। फिर वो घुमाया 120 से,
तो डायग्राम का यूज कर लिया मतलब क्योंकि वो एंगल अच्छा आया, इसलिए फटाफट दिक्कत नहीं आई अपने को घुमाने में ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C12 में को डाउट हो, ये एडवांस में आया हुआ है सवाल, जेई एडवांस के अंदर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, B6 में को डाउट हो, पार्ट 3 का B6 में को डाउट हो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट C2 में को डाउट हो, ये चारों पॉइंट ड्रॉ कर दो आप। भाई हमें जेड ड्रॉ करना आता है, आयटा जेड में काफी पहले सिखा चुका था आपको, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना भी अपने को आता है ना। तो ये हमारे पास दे रखा है, एक तो जेड है, तो जेड तो कहीं भी मान लो आप, मैंने मान लिया ये जेड है, ये एक पॉइंट हमारे पास है, PQRS बोल रखा है ना, वो तो ओरिजिन दे रखा है, पी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया, यानी ये वेक्टर कितना हो गया, ये जेड हो गया। अब आयटा जेड कहाँ आएगा, इसको घुमा दूंगा मैं बस 90 डिग्री से, तो ये आयटा जेड यहाँ आ गया ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये आयटा जेड आ गया ना, यानी ये वेक्टर आयटा जेड हो गया। अब हमें चाहिए जेड प्लस आयटा जेड, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, इनका यूज करके एक पैरेललोग्राम बना दो। तो ये उस आयटा जेड वेक्टर को मैंने यहाँ बना दिया, तो व्हाट दिस वेक्टर इज जेड प्लस आयटा जेड, दिस इज जेड प्लस आयटा जेड। और अगर ये वेक्टर जेड प्लस आयटा जेड है, तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं अपन, जेड प्लस आयटा जेड। हमें क्या करना है, इनको मिला दो बस आप, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है ये पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारे पास है मॉड ऑफ जेड, 90 डिग्री से घुमाया, तो ये भी कितना है, मॉड ऑफ जेड है, ये भी मॉड ऑफ जेड है, ये भी मॉड ऑफ जेड है, स्क्वायर बन गया है ना। हमें क्या करना है, किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दे रखा है मतलब अपने को, फिर मॉड जेड निकालना है और क्वाड्रेटर का एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का मतलब ये हो गया ना, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, या इसका निकालो, एक ही तो बात है शायद, इसका एरिया निकाल लो फटाफट। इसका एरिया दे रखा है मतलब हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 200, देयरफॉर मॉड जेड बराबर 20। और अगर ये 200 है, तो वो कितना आ गया, 400 आ गया इसका मतलब है। ठीक है ना, ऐसे फटाफट ड्रॉ करके निकाल। इसके बाद नेक्स्ट C5 में को डाउट हो, C5 ये कौन सा है, C3 में को डाउट हो, वो तो हमने याद कर रखा है, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3, ये जेई मेन में आया हुआ है सवाल, ये सवाल जेई मेन में आया हुआ है ना। इसमें हमें दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं, तो 3 वर्टेक्स हैं इसमें, एक ओरिजिन है, तो हम जानते हैं, और Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, माइनस का Z1 Z2 माइनस का Z2 Z3 जेड बराबर 0, ये तो आ गया ना, ये तो हम जानते हैं, बस हमारे इस नॉलेज का इस्तेमाल कर लिया हमने। अब हमें ए बी में रिलेशन निकालना है, तो इसको लिख दो आप, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर माइनस का 2Z1 Z2, क्योंकि हम क्या निकाल सकते हैं, हम रूट का सम निकाल सकते हैं, ये उस क्वालिटी के रूट है, रूट का सम निकाल लूंगा और रूट का प्रोडक्ट निकाल लूंगा, तो वो रख दूंगा बस में, और उससे आ जाएगा वो, है ना। Z1 + Z2 इज माइनस है, एंड Z1 Z2 इज इक्वल टू बी, वो बी आ जाएगा, उसको रख देंगे। और कौन सा है, C5 में को डाउट हो, C5 में को डाउट बताना है, C5 में। इसके बाद नेक्स्ट C5 बताना है क्या, वो घुमा दो उसको, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो, तो उसमें घुमाना पड़ेगा अपने को निकालने के लिए ना, और वो देखना पड़ेगा, इसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसमें दे रखा है राइट एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास सी पर बन रहा है ना, तो ये राइट एंगल सी पर बना दो आप। यहाँ सी मान लिया मैंने, यहाँ पर ए मान लो कहीं भी, यहाँ पर बी मान लो ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब ये राइट एंगल हो गया, और ये लेंथ बराबर हो गई, तो इस लेंथ को मैंने R मान लिया, इसको मैंने R मान लिया, इसको मैंने R1 मान लिया। ये R1 मानने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, R√2 बोल सकते हैं ना, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब हो गया, ये एंगल 45 डिग्री का हो गया, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल 45 का हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, दिस एंगल इज 45। मतलब वेक्टर बना दो इसमें और घुमा दो उनको ना, तो जिससे मान लो मैंने ये वेक्टर बना दिया ना, एक ही वेक्टर बना दो, और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना, तो कौन सा वेक्टर मिल रहा है मुझे, Z3 माइनस Z1 मिल रहा है ना। इसकी लंबाई कितनी है, R, घुमाया किसको है मैंने, Z2 माइनस Z1 को घुमाया, इसकी लंबाई कितनी है, R√2, किस एंगल से घुमाया है, π/4 से, डायरेक्शन और रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हटा दूंगा मैं यहां से ना, ये एक रिलेशन आ गया ना। अब या तो वही मैं इसकी क्या स्क्वायरिंग करूं, तो इसकी, क्योंकि हमें Z1 - Z2 का होल स्क्वायर चाहिए,
है ना। लेकिन अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा, जैसे कल हमने इक्विलेटरल वाला ट्रायंगल में किया था ना हमने, कि वो हमें लग रहा था कि पाई/3 आया था हमारे, तो स्क्वायरिंग, लेकिन अगर मैं स्क्वायरिंग भी करूंगा ना तो भी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं साथ में हमारे पास क्या है, Z2 माइनस Z3 भी आया हमारे पास, क्योंकि एक तो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर है, और एक साथ में हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z3 भी है, लेकिन हम चाहते हैं साथ में Z2 माइनस Z3 भी आया है, तो वो लाने के लिए हमें एक बार और घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। वो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर देखकर तो लग रहा है कि भाई स्क्वायरिंग कर दूंगा, लेकिन स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां भी स्क्वायरिंग होगी, तो हमें लेकिन Z3 माइनस Z1 के साथ हमें जो है वो Z3 माइनस Z2 भी चाहिए ना, तो उसको एक बार और घुमा देते हैं अपन। अब एक बार और घुमा दो तो अब की बार ऐसे घुमा दो ना। अब की बार मैंने ऐसे घुमा दिया कि ये वेक्टर ऐसा है और ये डायरेक्शन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार ऐसे घुमा दो, तो अब कौन सा वेक्टर मिलेगा मुझे, Z1 माइनस Z2 मिलेगा। इसको घुमा रहा हूं मैं, इसका इसकी लेंथ कितनी है, R√2। और यहाँ किसको घुमाया मैंने, Z3 माइनस Z2 को घुमाया, और इसकी लंबाई R है। किस एंगल से घुमाया, पाई/4 से। डायरेक्शन और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इनको डिवाइड कर दो आप। अब इनको डिवाइड कर, तो डिवाइड जब करूंगा ना मैं, तो ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से Z3 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z1 भी आ जाएगा ना। दिख रहा है ना। ऐसे निकाल लेंगे फटाफट वो आ जाएगा, फिर वो कंपेयर करके जो भी आएगा हमारे पास कांस्टेंट, वो लेमडा वगैरह निकाल लेंगे अपन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14। में को डाउट हो, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के 14 में को डाउट हो गया 14, बताना है 14। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट, 12 के बाद नेक्स्ट 14 में को डाउट हो। 14 में वो सेंट्रोइड का मतलब ये होता है कि सारे वर्टेक्स जोड़ के जितने वर्टेक्स उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दो। तो यहाँ ऑप्शन भी क्या है, वो सीरियल वाइज पूछे हैं उन्होंने। पहला ऑप्शन निकालना आसान है, पहले ऑप्शन से ही दूसरे का आंसर आया है, दूसरे से फिर तीसरे का आंसर आ जाएगा। उन सबको जोड़ेंगे ना अपन, बताना करके, Z1 प्लस Z1 बार 1/Z1 बार, क्यों भाई वो कॉन्जुगेट है ना एक दूसरे के, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा, 17 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 17, वो तो निकाल लिया, इक्वेशन वगैरह सब निकाल लिए अपन ने, नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, 21 में को डाउट हो, 21 में को डाउट। इसमें देखो वो दे रखा है हमें, जो रिलेशन दे रखा है ना इसमें, वो रिलेशन हमारे पास ये है कि हमें दे रखा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है और इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने, और हर ट्राइंगल को हम जानते हैं एक सर्कल सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है ना, तो ये हमने ऐसे मान लिया ना। ये ABC बना दिया हमने यहाँ पर, ये हमने A बना दिया यहाँ पर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। हमें सवाल में दिया हुआ है कि वो उनके मॉड बराबर दे रखे हैं ना, तो ध्यान से देखो Z1 की 1 से डिस्टेंस, मॉड दे रखा है ना, वो मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 का मॉड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका ये अगर हमें 1 दे रखा है, इसका मतलब Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है जो 1 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1। फिर हमें दे रखा है कि मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 बराबर 1, यानी इसकी इस 1 से डिस्टेंस भी 1 के बराबर है। फिर Z3 माइनस 1 बराबर 1 दे रखा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, लेकिन इन ट्राइंगल के इन तीनों वर्टेक्स की किसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस क्या है, बराबर है, एंड देयरफॉर दिस विल बी सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो इसका जो सर्कम सेंटर है वो हमने, वो मान लिया Z है और वो 1 के बराबर है ना, और सर्कम सेंटर है, और ये सब किसके बराबर दे रखे हैं, 1 के बराबर, यानी ये क्या हो गई, सर्कम रेडियस हो गई ना, ये सर्कम रेडियस हो गई ना। भाई ये तीनों पॉइंट इस सेम पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो मतलब वो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हो गया। और जो सर्कम रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 1 1 1 के बराबर हो गई। अब ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, तो जो इसका सेंट्रोइड होगा वही सर्कम सेंटर होगा। तो व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज Z1 प्लस का Z2 प्लस का Z3/3। अब यही सेंट्रोइड है, इसका सर्कम सेंटर क्या है, 1। ये सेंट्रोइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सर्कम सेंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों पॉइंट सेम है, इसका मतलब दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो गए। तो यहां से आ गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 3 आ गया यहां से, ये 3 आ गया। ये शायद पहला रिलेशन आया हमारे पास, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। एक हम जानते हैं कि अगर ये एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है और इसके वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 है, तो ये हम जानते हैं सिग्मा Z1 स्क्वायर बराबर सिग्मा Z1 Z2।
ये तो हम जानते ही ना, ये तो होगा ही होगा ना। तो इसमें हम अब बाकी और एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो बस आप, इस ट्राइंगल का एरिया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया निकालने के बहुत सारे एसओडी पढ़ा रखा है हमने आपको। हाफ, दो साइड्स, इनके बीच के एंगल का साइन 1 × 1, साइन 120, ये ऐसा आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया फटाफट, है ना भाई। हाफ बोला कहता है ना, हाफ बी से साइन है, दो साइड है, उनके बीच का एंगल पता है, तो फटाफट एरिया निकाल लिया। ये इस ट्राइंगल का एरिया है, तीनों का एरिया ऐसे आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वो आ गया, एक एरिया निकल गया। अब हमें बी और सी ऑप्शन चेक करना है। तो बी और सी ऑप्शन चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा उसको ना। तो इसमें हम ध्यान से ये देख सकते हैं कि हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें, और क्या ना, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि जेड वन स्क्वायर वगैरह चाहिए ना अपने को, तो हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया है। ये तो हम जानते हैं, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर है। तो जैसे ट्राइंगल बोला, इक्विलेटरल फटाफट लिख दिया हमने, ये हमने कैलकुलेट करा। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा? सिग्मा जेड वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड वन जेड टू, बराबर कितना आ गया? बराबर 9 आ गया शायद, है ना, बराबर 9 आ गया। अब मैं बी ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर जेड थ्री स्क्वायर। तो इस सिग्मा जेड वन जेड टू को यहाँ रख दो, इस सिग्मा जेड वन जेड टू को यहाँ रख दो। तो ये कितना आ गया? सिग्मा जेड वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड वन स्क्वायर, ये ऐसा आ गया, बराबर 9 आ गया। तो यहां से आ गया सिग्मा जेड वन स्क्वायर बराबर 3 आ गया। ये बी ऑप्शन आ गया। अब अगर मुझे डी लाना है, तो सिग्मा जेड वन स्क्वायर को यहाँ रखो, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आएगी, जबकि वहां कितनी रखी? 1, वो तो गलत है इसका मतलब है ना। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा ना। और कौन सा है? पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 में को डाउट हो? पार्ट 3 के 15 में को डाउट, पता ना 15 हो गया? 15, चलो आगे पढ़ते हैं फिर, अब है ना, फिर बाकी बाद में कर लेंगे अपने में। तो कहां तक आ गए थे हम? वो एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए आपको ना, कि ओपी इज डायमीटर सर्कल का, और क्यू एन आर द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल सच दैट एंगल, इस समय एंगल क्यू ओ आर वो थीटा के बराबर है। तो फिर हमें वो प्रूव करना था, यानी एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर बराबर थीटा था। हमें प्रूव करना था कि जेड टू स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जेड वन जेड थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, जेड वन जेड थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना था ना। तो इसमें हमने डायग्राम बना लिया पहले सर्कल का। ये मान लो ओपी डायमीटर है इसका, तो यहाँ ओ बना दिया, ओ ओरिजिन था हमारे पास, इस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है हमारे पास। अब हमें क्यू और आर दो पॉइंट लेने हैं, और इससे लेना है कि एंगल पी ओ क्यू और फिर एंगल क्यू ओ आर सेम आएगा। तो तभी होगा जब क्यू और आर दोनों सेम साइड पर होंगे ना, दोनों सेम साइड पर। तो आप कहीं भी ले लो सेम साइड पर, मैंने ये क्यू पॉइंट मान लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा लिख दिया ना। एंगल क्यू ओ आर थीटा, तो यहाँ आर को लिख दिया मैंने जेड थ्री, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये ऐसा आ गया ना, ठीक है ना। अब इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पता है ना, तो ये वेक्टर भी मैं बना सकता हूँ। ये वेक्टर क्या हो गया? जेड वन माइनस जीरो हो गया, ये वेक्टर जेड टू हो गया, और ये वेक्टर जेड थ्री हो गया। अब देखो ये पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पर है, तो इसको मैं डायमीटर के एंड पॉइंट से मिलाऊंगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना, ये राइट एंगल बन गया। ऐसे ये सर्कमफ्रेंस पर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से मिला दो उसको, तो ये एंगल भी कितना आ गया? राइट एंगल आ गया ना, ये एंगल भी राइट एंगल आ गया। अब हमें ये चाहिए ना। अब इनकी लंबाई अलग अलग है, जैसे इसकी लंबाई मैंने आर वन मान लेता हूँ, इसकी लंबाई को मैं आर टू मान लेता हूँ, और इसकी लंबाई को मैं आर थ्री मान लेता हूँ। तीनों लंबाइयां अलग अलग है हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई। वो तो डायमीटर हो गया, चलो ठीक है ना। वो रेडियस को मैं, आर का मतलब रेडियस से कुछ भी नहीं है ना, बस लंबाई को मान लिया हमने ना। क्योंकि अगर मैं रेडियस आर मान भी लूंगा, तो मुझे पता नहीं है कितना आएगा, मुझे पता नहीं है कितना है, इसलिए इनको आर वन आर टू आर थ्री मान लिया। अब घुमाते हैं इनको हम। हमें जेड वन भी चाहिए, जेड टू भी चाहिए, जेड थ्री भी चाहिए। हमें एक बार थीटा चाहिए और एक बार टू थीटा चाहिए ना। तो पहले किसी भी एक वेक्टर को घुमा दो आप, या तो इसको यूं घुमा दो, तो डायरेक्शन मतलब ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने, ऐसे मान लिया ना, ऐसे डायग्राम बना दिया अपन। और ये मान लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपन इसको, तो कौन सा वेक्टर मिलेगा हमें? हमने ये वेक्टर घुमाया है ना, ये वेक्टर घुमा रहे हैं, और इससे ये वाला वेक्टर मिल रहा है अपने को।
और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा वेक्टर मिल रहा है? मिल रहा है हमें Z2 माइनस 0। तो Z2 मिल रहा है, उसकी लंबाई कितनी मानी हमने? R1, है ना? ये ऐसा करो ना, अच्छा लगेगा दिखने में, दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसा कर लेते हैं अपन कि यहाँ हम Z1 की लंबाई के साथ Z1 के साथ R1 मान लो, Z2 के साथ R2 मान लो, Z3 के साथ R3 मान लो, दिखने में सही लगेगा। Z1 का R1, Z2 का R2, Z3 का R2। तो Z2 के साथ हमें वेक्टर मिल रहा है Z2। तो Z2 वेक्टर अगर मिल रहा है तो क्या लिख सकता हूं उसको मैं? Z2 अपॉन R2। किसको घुमा रहे हैं हम? Z1 को, Z1 अपॉन R1 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। ये ऐसा आ गया ना, ठीक है ना? अब देखो इसमें आयोटा साइन थीटा भी आएगा, हालांकि कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, आयोटा साइन थीटा भी आएगा। हमें वहां आयोटा साइन थीटा कहनी चाहिए, नहीं तो आयोटा चाहिए ना साइन थीटा चाहिए। तो हम क्या करें, एक एंगल थीटा तो आ गया, अब या तो क्या करो, एक बार थीटा से और घुमा दो, ताकि ये ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा थीटा कट जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा स्क्वायरिंग भी करूंगा ना, तो इसमें Z3 नहीं आएगा। एक तो देखो आप, इसमें Z3 नहीं आएगा, मुझे Z3 भी चाहिए, तो मुझे एक बार तो और घुमाना पड़ेगा ना। अब हम या तो क्या करें, और हमें हम देख रहे हैं कि हमें ये हटाना भी पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसको नहीं हटाएंगे तो इसमें आयोटा साइन थीटा आएगा और हमें चाहिए नहीं। तो या तो क्या करें, हम एक बार और दो वेक्टर को घुमाएं थीटा एंगल से, या हम टू थीटा एंगल से घुमा दें। अगर मैं थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो उसमें ए की पावर आयोटा थीटा आएगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा फटाफट में। और अगर टू थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो पहले मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा, उससे ए की पावर आयोटा टू थीटा आएगा, फिर डिवाइड करूंगा मैं ना। तो दोनों काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं थीटा से क्यों घुमा रहा हूँ, टू थीटा से क्यों नहीं घुमा रहा, घुमा सकता हूं मैंने। लेकिन मुझे अल्टीमेटली ये गायब करना है, क्योंकि ये गायब नहीं करूंगा तो साइन थीटा आएगा फिर इसमें ना। तब हम एक बार और घुमा देते हैं, मान लो ऐसे घुमा दिया मैंने आपकी बार ना, थीटा एंगल से घुमा दो चाहो तो, मैंने आपकी बार ऐसे घुमा दिया, मैं इस वेक्टर को घुमा रहा हूँ, वो मिल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंगल थीटा है। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको घुमा के टू थीटा एंगल से भी घुमा सकते थे। अगर ई की पावर आयोटा टू थीटा आएगा तो इसकी स्क्वायरिंग करके फिर डिवाइड करूंगा, और अगर ए की पावर आयोटा थीटा आ गया फिर सिंपली डिवाइड कर दूंगा। दोनों से कर सकते हैं अपन। तो मान लो मैंने थीटा से घुमा दिया इसको ना, इससे घुमा दिया ना। अब कौन सा वेक्टर मिल रहा है? अब Z3 मिल रहा है हमें। Z3 की लंबाई कितनी है? R3। किसको घुमाया मैंने? Z2 को घुमाया, उसकी लंबाई कितनी है? R2। किस एंगल से घुमाया? थीटा से। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो हट जाएगा यहाँ से ना, ये इससे हट जाएगा, इससे हट जाएगा ना। अब कितना मिलेगा देखो आप, R3 अपॉन R2 इंटू Z2 अपॉन Z3 इजिकल टू R2 अपॉन R1, Z1 अपॉन Z2। ये ऐसा आ जाए, ठीक है ना? अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो आप, हमें चाहिए Z1 स्क्वायर, नहीं Z2 स्क्वायर, तो Z2 स्क्वायर लेके आ जाओ आप। तो ये कितना आ जाएगा देखो आप, Z2 स्क्वायर, फिर आएगा R2 स्क्वायर, R1 इंटू R3, Z1 Z3। क्या आ गया भाई हमारे पास? तो ये Z2 स्क्वायर चाहिए था, आ गया। Z1 Z3 चाहिए था, वो भी आ गया। अब ये देखना है अपने। अब मुझे जब प्रूव करना है तो मुझे पता है कि ये रेशो में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू थीटा के बराबर आना चाहिए, ये रेशो ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू थीटा के बराबर आना चाहिए ना। तो मैं देखता हूं कि मैं, अगर मैं इस डायग्राम से कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां से, नो डाउट मुझे कॉस थीटा या कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3 चाहिए। तो अगर मैं इस डायग्राम से कॉस थीटा निकालना चाहूं तो थीटा एंगल का ट्राइंगल देखूंगा। थीटा एंगल का ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है आपको? थीटा एंगल का, थीटा एंगल के इस ट्राइंगल को तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे ये एंगल पता नहीं कितना है। इस ट्राइंगल को लूंगा नहीं मैं, इसमें भी ये एंगल थीटा बन रहा है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल को लूंगा मैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, फटाफट कॉस निकाल पाऊंगा ना मैं यहाँ से। समझ रहे हैं? तो हमने यहां से निकाला है ना। तो सिंस इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, cos theta is equal to cos theta is equal to base, what is base? R2 अपॉन R1, यानी R2 अपॉन R1 से, R2 अपॉन R1 से क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, है ना? लेकिन मुझे क्या चाहिए? cos स्क्वायर चाहिए मुझे ना। तो cos स्क्वायर में आप लेके आ जाता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब मुझे चाहिए कॉस 2 थीटा। तो अब देखो 2 थीटा किससे आएगा? 2 थीटा आएगा राइट एंगल ट्राइंगल ORP से आएगा। भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल भी है और कॉस 2 थीटा भी है, एंगल भी है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ORP cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू बेस, व्हाट इज बेस? R3, हाइपोटेन्यूज इज R1। तो R3 अपॉन R1 मेरे पास होगा, तो उससे आएगा cos 2 थीटा। और R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर होगा तो उससे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखो R3 अपॉन R1 चाहिए, ये R3 अपॉन R1 लेके आ गए। उसके लिए क्या करा, ये स्क्वायर कर दिया यहाँ। ये R3 अपॉन R1 लेके आया ना अपन, और वैसा तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R3 अपॉन R1। तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया, cos ऑफ 2 थीटा आ गया। बस अब तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Z2 स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू Z1 Z3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसे निकाल दिया उसको। तो ये अगर अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो तब भी कोई बात नहीं, अपन रोटेशन लगा सकते हैं और उसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन लिखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं अपन हम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है डी मॉइवर्स थ्योरम। एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है, बस ये हालांकि मैं बोल चुका है इसको पहले आपको, लेकिन बस मुझे लिखवाना है ना। डी मॉइवर्स थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग बोला जा सकता है ना। हिंदी में बोलते हैं द माइवर प्रमेय। हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं सब, सरकारी स्कूलों में। इंग्लिश मीडियम भी हमने वहां देखा था कॉलेज में जाने के बाद, फिर वहां किताबें इंग्लिश में आ गई, अब कैसे पढ़ो उसको? सरकारी स्कूल थे हमारा तो, हिंदी मीडियम प्योर। फिर वहां ये डायग्राम की कला हमने वहां सीखी कि आप अगर लिख कम सकते हो इंग्लिश में, कैसे लिखेगा बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में कैसे लिख के आएगा बताओ आप? तो सवाल कैसे समझ में आ जाता है, मान लो पढ़ लो आप, समझ आप उसको लिखोगे कैसे? प्रैक्टिस ही नहीं लिखने की। तो फिर डायग्राम बनाना फिर वहां से सीखा हमने कि सवाल समझ लो, डायग्राम बना दो अच्छा सा, सब कुछ डायग्राम में लिख दो, एरो लगा लगा के। समझाना है तो उनको, और क्या करना है? लिखने की जगह आप डायग्राम में समझा दो उसको। तो इस तरह से काम चलाया धीरे धीरे फिर हमने। तो इसलिए कुछ प्रोनाउंसिएशन बिगड़े हुए भी हमारे अभी भी हो सकता है, मेरे से कई कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकलता हो जो आपको अजीब लगता हो, तो क्योंकि वो अभी भी पड़ी हुई है। हालांकि सुधारने की कोशिश करते हैं हम कंटिन्यूअसली, अभी भी मुझे मालूम पड़ता है कि ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, उसको ढंग से बोलूँ मैं ना। लेकिन वो कई बार होता है हमें खुद को पता नहीं होता कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमें खुद को पता नहीं होता। तो कोई अगर मालूम पड़ता है कि भाई ये गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मतलब हम सुधारने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम ये मान रहे हैं कि हम सब कुछ आता है सब कुछ बोलते हैं, अभी भी उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ये स्टेटमेंट है, मैंने ये बोला होगा इसको कई बार आपको। इसमें फर्स्ट लिखो आप, इफ एन बिलोंग्स टू आई। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, इफ एन बिलोंग्स टू आई, इफ एन बिलोंग्स टू आई, देन cos theta plus iota sin theta, then cos theta plus iota sin theta whole power n has exactly one value, has exactly one value. If n belongs to I, then cos theta plus iota sin theta whole power n has exactly one value, and that value will be, and that value will be equal to cos n theta plus iota sin n theta. ये मैंने बोला है बीच में आपको, है ना? क्या बोला है? ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर अगर इंटीजर है तो सिंगल वैल्यूड होता है ना, दैट इज सिंगल वैल्यूड। भाई वो तो हम जानते हैं, इस तरह ये तो नई चीज नहीं लिखी है आपने। भाई ये तो e की पावर आइटा थीटा है, और वो e की पावर आइटा n थीटा आ गया फटाफट ना। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं होता
तो इसकी n पॉसिबल वैल्यूज होती। से मान लो ये हाफ है, फिर इसकी 2 वैल्यू आएंगी। ये क्यूब रूट है 1/3 है, तो 3 वैल्यू आएंगी। उनमें से भी ये एक वैल्यू तो आएगी सही, लेकिन अगर ये इंटीजर है तो ये सिंगल वैल्यूड है, और उसकी फिर एक जो वैल्यू होगी वो ये होगी cos n थीटा प्लस आयोटा n थीटा। नेक्स्ट पॉइंट से लिखे ना, if n is equal to p by q, if n is equal to p by q, where p comma q belongs to I and q is not equal to 0, then मतलब अब वो क्योंकि इंटीजर वाला केस अलग से लिया है ना अपन ने, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, यानी इनका जो HCF है वो 1 है ना, ये दीज आर नॉट डिविजिबल बाय ईच अदर, ये रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, मतलब है ना, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो वापस इंटीजर आ जाएगा, फिर अलग अलग पॉइंट का मतलब ही क्या है, मतलब ये दिस इज नॉट इंटीजर, ये अब रैशनल नंबर आएगा 1/2 3/4 माइनस का 4/3 5/4 6/7 कुछ भी आ सकता है, मतलब है ना। देन there will be q possible values, then there will be q possible values, then there will be q possible values, then there will be q possible values of cos theta plus iota sin theta whole power whole power whole power n whole power n, वो n का मतलब p by q है ना। then there will be q possible values of cos theta plus iota sin theta whole power n, and among all these q possible values, and among all these q possible values, one value will still be cos n theta plus iota sin n theta, one value will still be cos n theta plus iota sin n theta। अभी भी एक वैल्यू, भले ही उसकी क्यू पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनमें से अभी भी एक वैल्यू लेके नहीं आएगी भाई, इसके तो मना कर ही नहीं सकते ना भाई अपन, एक ही पावर आटा एन थीटा तो होगा ही होगा ना, वो तो होगा ही सही ना। तो ये सेगमेंट है, अगर इंटीजर है तो फिर सिंगल वैल्यूड है, इंटीजर नहीं है तो फिर उसकी क्यू पॉसिबल वैल्यूज है। जब मान लो 3/4 होता है तो 3/4, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज विल बी देयर, माइनस का 5/7 7 पॉसिबल वैल्यूज विल बी देयर, उसकी 7 पॉसिबल वैल्यू आएंगे। अब इन वैल्यू को निकालना सीखते हैं अपने ना, यहाँ लिखें टू फाइंड all possible values of, to find all possible values of, to find all possible values of z to the power p by q, to find all possible values of z to the power p by q, where p and q belongs to I and q is not equal to 0, to find all possible values of z to the power p by q, we proceed as कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी इसकी, क्यू पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसकी ना, तो उसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसके हमें ये ऑल पॉसिबल क्यू वैल्यूज निकालनी है ना। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसको यूलर फॉर्म में लिख दो, बस आप इसको यूलर फॉर्म में लिख लो, लेट जेड इज इक्वल टू आर, हाँ या ऐसे लिख सकते हैं, या चाहें तो लेट तो क्या ऐसे लिख दो आप, वी एक्सप्रेस जेड, फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, वी एक्सप्रेस जेड, वी एक्सप्रेस वी एक्सप्रेस जेड इन यूलर फॉर्म, वी एक्सप्रेस जेड इन यूलर फॉर्म, दैट इज टू से जेड को लिख देंगे हम आर, जो भी जेड होगा उसका हम आर निकाल पाएंगे और उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे थीटा। अब लेकिन देखो, अगर मैं ये थीटा क्या है, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, जब भी मैं आर्ग्यूमेंट लिखता हूं, मैं शुरू से बोल रहा हूं बात, हम पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हैं एक तरह से। जैसे अगर मैं यूं बोलूं कि इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालो आप, तो जैसे मान लो मैं यूं कहा जाए कि दिस इज 1 प्लस आयोटा होल पावर 1/3, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालो, कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब यही तो है, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन के रूट निकालना चाह रहा हूं भाई, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालो या इस इक्वेशन के रूट निकालो, क्या एक ही बात है ना। और हम जानते हैं जब हम इक्वेशन वगैरह सोल्व करते हैं तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2n पाई जोड़ते हैं ताकि ऑल पॉसिबल वैल्यूज को हम निकाल सकें ना, है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले मैंने इस जेड को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यूलर फॉर्म में लिखा, उसके लिए इसका मॉड निकाल लिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, लेकिन मैं ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2n पाई जोड़ दूंगा, है ना। 2n पाई 2m पाई जोड़ दो या 2m पाई बोल दो, एक ही बात है ना।
आपको लगे कहीं n हमारे पास है तो हम 2m पाई लिख देंगे, 2 के पाई लिख दो चाहो तो, फिर m बिलोंग्स टू आई, ये हमने लिख दिया। उसको वो ये जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता उसमें ना। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखा हुआ 1 × e⁻⁴ और इसमें मान लो मैंने 2n पाई जोड़ दिया, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यूं लिखा हुआ e⁻⁴ तो क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इसकी लंबाई एक है, इसकी लंबाई भी एक है। ये एक π/2 एंगल कहाँ आएगा हमेशा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है हमारे पास, ये लंबाई तो 1 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है क्योंकि ये एंगल π/2 है। अब भले यहाँ n कुछ भी रख दो, ये 2n पाई प्लस π/2 हमेशा यही आएगा, यानी इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि अपन उसको चेंज कर देते हैं, वो ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें 2n पाई जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहां थीटा आता है ना, वहीं हमेशा क्या आएगा, 2n पाई प्लस थीटा आएगा ना। जहां थीटा आएगा वहीं हमेशा 2n पाई प्लस थीटा आएगा। तो ये हमने सिमिलर फॉर्म में लिख दिया ना। अब क्या करें, नाउ नाउ फॉर नाउ अब जेड टू द पावर पी बाई क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू ई रेस्ट पावर आएटा 2m पाई प्लस थीटा, होल पावर क्या हो गया, पी बाई क्यू आ गया। ये जेड की जगह जेड लिख दिया हमने और इसको पी बाई क्यू लिख दिया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ गया, आर टू द पावर पी बाई क्यू और इंटू ई रेस्ट पावर आएटा 2m पाई प्लस थीटा इंटू पी बाई क्यू इंटू पी बाई क्यू, ये ऐसा आ जाएगा। पर m बिलोंग्स टू आई, m बिलोंग्स टू आई तो यही से ऊपर लिख रखा है हमने। अब q पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, q पॉसिबल वैल्यू ऐसे निकालेंगे, हमें q पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो ये m की जगह रखते जाएंगे हम, m इज इक्वल टू, नाउ वी पुट फॉर फाइंडिंग द q पॉसिबल वैल्यूज वी पुट m इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू q माइनस 1। फॉर फाइंडिंग द q पॉसिबल वैल्यूज वी पुट m इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू q माइनस 1। तो 0 से लेकर q माइनस 1 कितनी वैल्यू हो गई, q वैल्यूज हो गई ना, बस ऐसे q वैल्यूज निकल रहे हैं। तो ये उसकी ऑल पॉसिबल q वैल्यू निकालने का तरीका होता है। कुछ नहीं करा हमने, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, बस सिंगल स्टेप है, यूलर फॉर्म में लिख दिया बस फटाफट। वो तो पहले मैंने ये लिखा, फिर 2n पाई जोड़ा, फिर एक बार वो लिखा है, फिर पावर से मल्टीप्लाई करा, फिर लिखा है। अदरवाइज हमें यूलर फॉर्म में लिखना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2n पाई जोड़ना है, पावर को अप्लाई कर दो और m की वैल्यू 0 से लेकर q माइनस 1 तक रख दो, तो सारे के सारे रूट निकल जाएंगे, उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं सवाल करके बताता हूँ आपको, लिखो आप, फाइंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z³ माइनस 1 बराबर 0, और फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसे बोले हम या ऐसे बोले, और फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1/3, ऐसे बोला जाए, या और फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे बोला जाए, एक ही बात है ना, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी हम समझते ही है ना, यूनिटी का क्यूब रूट निकालो, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, या फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये तीनों का मतलब एक ही है ना, तो एक ही बात को मैंने तीन अलग अलग तरह से लिखवा दिया आपको ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले या ऐसा बोले, तो इसके रूट निकाले हैं। अगर मान लो मैं इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू भी निकालूंगा, तो इसको क्या करूंगा मैं, ऐसे मान लो मैं ऐसे मान लूं, जेड मान लिया मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z³ - 1 बराबर बराबर लिख सकता हूँ ऐसे, मैं ऐसे लिख दूंगा उसको ना, वो एक ही बात है वो ना। ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है पूरा, ये भी थोड़ा मैथमेटिकली लिखा है मैंने, ये भी मैथमेटिक, ये थ्योरेटिकली आ गया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालो, मतलब ये यूनिटी हो गया, रूट क्यूब रूट, एक तो होता है थर्ड पावर ऑफ 1, तो थर्ड पावर ऑफ यूनिटी का मतलब 1⁻3, फोर्थ पावर ऑफ यूनिटी 1⁻4, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1⁻1/3, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1⁻1/5। तो ये हम रूट की बात कर रहे हैं ना, तो ये यूनिटी हो गया, इसके क्यूब रूट ही हो गए, ऐसे निकाला है ना। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया उसको मैंने, ये हमें निकालना है। अब निकालो, इसके रूट निकालना आता ही है आपको ना, z³ - 1 बराबर 0 के रूट निकालने हैं आपको। अब इसको ऐसे यहां से निकाल लो, चाहो तो इसको ऐसे लिख के निकाल लो, z³ = 1/3, ऐसे लिख के निकाल लो, एक ही बात है, वो कैसे भी निकालो आप। ये तो फैक्टर कर देंगे ना भाई हिट एंड ट्रायल से। ये क्यों सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना है, इसके रूट निकालने के लिए बोला है मैंने, निकाल दो बस इसमें, फैक्टर कर दो, z = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, फैक्टर कर दिए, रूट निकाल लिए फटाफट। तो ये हिट एंड ट्रायल से फैक्टर z = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर z² आएगा, लेकिन माइनस का z² आ गया,
फिर माइनस का जेड आ गया 1 बराबर 0। ऐसे फैक्टराइज कर दिया बना। तो 3 रूट आएंगे इसके ना, तो एक आ गया जेड बराबर 1 और जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस 1 बराबर 0। धाराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दिया हमने ना, माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 आ गया। सही लिखा है ना, आयोटा रूट 3। अंडर रूट में -3 आएगा, तो 3 इंटू -1 कर देंगे उसको ना, बस इसमें अलग अलग कर दो उसको आप। एक बार प्लस साइन ले लो, तो माइनस का हाफ प्लस का आयोटा रूट 3/2। एक बार ऐसा निकाल लिया, माइनस का हाफ माइनस का आयोटा रूट 3/2। ये आ गए हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के रूट है हमारे पास, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें ये तो रियल आ गया और ये दोनों इमेजरी आ गए, लेकिन ये कॉन्जुगेट पेयर में भी है ना। वो तो अपन इक्वेशन देखकर बोल सकते थे, ये एक और डिग्री का इक्वेशन है, सारे कोफिशिएंट क्या है रियल, तो कम से कम एक रूट रियल आएगा। और अगर रूट इमेजरी आएंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं इमेजरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आ रहे हैं ना। यानी अगर मैं इसको बोलूँ, ये अगर मैं बोलूँ कि ये मान लो अल्फा है, तो दिस इज अल्फा बार। या मैं बोलूँ ये अल्फा है, तो दिस इज अल्फा बार। दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया हमने, रूट निकाल ली। हमें यहां से ये भी दिख रहा है कि इस इक्वेशन के जो 3 रूट हैं, उन तीनों रूट का सम क्या आएगा। ऐड करके नहीं देखना है ना, ऐड करके नहीं देखना, 0 है। क्यों आएगा? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0। क्योंकि हम निकालना जानते हैं सम टेकन 1 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स हम निकाल सकते। जब भी कोई भी इक्वेशन हो, उसके रूट्स का सम निकालना हो, टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स निकालना हो, तो हम हमेशा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका एक एक रूट निकालूंगा फिर जोड़ूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा फिर प्रोडक्ट निकालूंगा, ऐसा नहीं करते अपन। जब भी हमें रूट का सम वगैरह निकालना हो, तो इक्वेशन का यूज करके अपन निकाल पाते हैं ना। तो ये हमने निकाल लिया ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप, हम देख रहे हैं भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मैं यूलर फॉर्म में लिख सकता हूँ? कैसे लिखूंगा? इसका मॉड कितना आ रहा है? व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस? 1 1। इसका आर्ग्यूमेंट निकालता हूं मैं, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। प्रिंसिपल निकाल रहा हूं मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। व्हाट इज y बाय x? माइनस का रूट 3, माइनस का पाई/3 आ गया ना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3 ई रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई/3। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल। ये तो कॉन्जुगेट है, तो फटाफट लिख दिया मैंने, दिस इज 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा माइनस 2 पाई/3। ये ऐसे लिख दिया, फटाफट आ गया। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए ना। ये तो मैंने फटाफट क्या है, इसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसमें देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट हमने ये लगाया है बस, कि इसको हमने ऐसे लिखा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा बस हमने, वरना ये तो सिंपल आता ही है, हमने को निकालना है ना। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि हमें मान लो ये निकालना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वो जो मैंने प्रोसीजर सिखाया ना, उसको मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ यहाँ आपको। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। हमने क्या करा, 1 को यूलर फॉर्म में लिख दिया। कैसे? 1 ई रेज़ टू पावर आइटा 0, इसमें 2m पाई जोड़ दो, होल पावर 1/3। ऐसे लिख दिया इसको हमने, है ना। अब इसमें कितना हो गया? जेड इज इक्वल टू, ये हो गया 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा 2m पाई/3। दिस इज 2m पाई/3। ये ऐसा आ जाएगा। अब कितनी वैल्यू आएंगी? 3। कैसे निकालूंगा? m को 0 से लेकर 2 तक रख दूंगा ना। नाउ वी पुट m बराबर 0 1 2। एक बार 0 रख दूंगा, एक बार 1 रख दूंगा, एक बार 2। फॉर m बराबर 0, व्हाट वी गेट? z इक्वल टू 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा 0, दैट इज इक्वल टू 1। 1 लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब m बराबर 1 रख दिया मैंने, तो m बराबर 1 पर कितना आ गया? z इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई/3 आ गया। ये कितना आता है हम जानते हैं, cos 120 प्लस आइटा रूट साइन 120। ये ऐसा आ गया, वही तो आया देखो आप। उसको तो मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो वैसा आ जाएगा। अब m बराबर 2 रखूंगा मैं, z इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आइटा 4 पाई/3। देखो ये 4 पाई/3 हमारे पास है ना, जबकि यहां से क्या है? -2 पाई/3। तो हम देख रहे हैं 4 पाई/3 का मतलब क्या हो गया? 4 पाई/3 का मतलब हो गया पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3। तो ये प्रिंसिपल नहीं है ना। अब यूं नाप लो उसको, -पाई प्लस पाई/3। तो इसको यूं नापूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 पाई/3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, दिस इज ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस का 2 पाई/3। और जैसे मैंने लिखा, तो मुझे इसको लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये अगर ये है
तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, समझ रहे हैं आप। तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, माइनस का आयोटा रूट 3/2 आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट सोवरेनिटी आ गए, उस तरह से भी निकाल के बता दिया मैंने, और फैक्टर करके भी बता दिया है ना। ये हमारे काफी सवाल आते हैं क्यूब रूट सोवरेनिटी के ना, कभी प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, कभी ओमेगा। देखा भी होगा आपने समय समय पर, कई बार सवाल छोड़े भी अपन ने ना, तो इनका काफी यूज करते हैं वो, सवाल पूछ लेते हैं ये इस तरह क्यूब रूट सोवरेनिटी आ गए। देयरफॉर क्यूब रूट सोवरेनिटी आ, एक वैल्यू तो क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई हमारे पास ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई/3, उसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2। दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा 4 पाई/3, यह हमने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये यूलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे यहां भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू, यहां भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा 0, और उसको 1 करके लिख दिया मैंने। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है हमारे पास, दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये यूलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और उनको एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख दिया मैंने, वैल्यू बराबर ही है ना। अब इसमें ध्यान से देखो आप, है ना, हमें दिख रहा है कि ध्यान से ये दोनों फॉर्म लिखने का रीजन है, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा ना बात, वो दोनों ध्यान से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे। देखो ये तो बना ही सही, ये इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बट दिस इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज रियल इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर मैं किसी भी एक इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा मान लूं, जैसे मैंने इसको ओमेगा मान लिया सिंबॉलिक फॉर्म में, लेट दिस इज ओमेगा, इसको बोल रहा हूं मैं ओमेगा, इसको नहीं बोल रहा, हालांकि ये ओमेगा होगा तो वो भी ओमेगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसको समझो अभी आप, मैंने ओमेगा इसको बोला है, तो अगर ये ओमेगा है, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हाट इज ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब इज दिस, ओमेगा क्यूब, या अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, ये आ जाएगा, इसका क्यूब करो, e की पावर आइटा 2 पाई, व्हाट इज e की पावर आइटा 2 पाई, 1 cos 2 पाई प्लस आइटा sin 2 पाई, नहीं आ रहा समझ में। तो अगर मैं किसी भी एक इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर ओमेगा मान लूं, जैसे मैंने इसको ओमेगा मान लिया, तो उसका दूसरा रूट क्या आ गया, एक ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और एक ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो उसके रूट हो गए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। गौर करो उसमें, मैं ना, इसको मैंने ओमेगा मान लिया, इसको ओमेगा नहीं मानना अपने को, हमें इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मानना है, इसको मैंने मान लिया ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहां से नहीं देखिएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां से तो स्क्वायर करके मालूम पड़ा करना पड़ेगा ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका स्क्वायर करने पर अगर ये आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्क्वायर करने पर भी ये आएगा, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ओमेगा फील कर रहे हैं, ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, और इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करने पर क्या आ जाएगा, e की पावर आइटा 2 पाई cos 2 पाई प्लस आइटा sin 2 पाई, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ओमेगा क्यूब। अब अगर मैं इसको ओमेगा मानूंगा ना, तो भी ये ओमेगा स्क्वायर होगा और ये ओमेगा क्यूब होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, इसको ओमेगा मानने से ये ओमेगा स्क्वायर दिखाना आसान हो गया अपने को। मेरी बात समझ रहे, ज्यादा बोल रहा हूँ, पर्याप्त बोल रहा हूँ ना। हाँ, कभी कभी लगता है ज्यादा बोल रहा है यार, तो यार ज्यादा ही समझा रहा है हमें, ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कई बार ऐसा भी लगता है बच्चों को। तो इसको अगर मैं ओमेगा मानूंगा, तो डेफिनेटली अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, जो दिखेगा नहीं अपने को, लेकिन वो अपन देखेंगे जबरदस्ती, ताकि अपने माइंड में से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किसी को भी किसी भी इमेजरी क्यूब रूट इन्फिनिटी को ओमेगा माने, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर और तीसरा ओमेगा क्यूब होगा, लेकिन हमें ओमेगा इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मानना है, उस वन को नहीं मानना ओमेगा अपने को। अब इसको ओमेगा मानो आप, मैंने इसको ओमेगा मान लिया, लेट ओमेगा इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आइटा 4 पाई/3, व्हाट वी कैन से अबाउट ओमेगा स्क्वायर, ई रेस्ट पावर आइटा 8 पाई/3। अब देखो 8 पाई/3 का मतलब क्या हुआ, 8 पाई/3 का मतलब ऐसा हुआ, 8 पाई/3 इज इक्वल टू 6 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, दैट इज 2 पाई प्लस 2 पाई/3। आगे समझ में, 2 पाई, तो ये 8 पाई/3 का मतलब क्या हुआ, ये 8 पाई/3 का मतलब हुआ 2 पाई प्लस का 2 पाई/3, यानी ये एंगल मैंने बना दिया 2 पाई/3।
अब हम 2 पाई/3 यूं मेजर करें या 2 पाई प्लस 2 पाई/3 मेजर करें, तो इस 8 पाई/3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई/3 लिख सकता हूं ना? नहीं आ रहा समझ में? तो ये ऐसा आ गया 2 पाई/e⁻². ना व्हाट इज ओमेगा क्यूब? ओमेगा क्यूब निकालो. व्हाट इज cos 4 पाई? ये तो समझ सकते हैं भाई, लंबाई इसकी 1 के बराबर है, और 4 पाई कहाँ आएगा? 4 पाई यहां आएगा इस जगह. 1 हो गया इसका मतलब. तो हम चाहे इसको ओमेगा माने तो ये ओमेगा², वो ओमेगा क्यूब. इसको ओमेगा माने, ये ओमेगा², वो ओमेगा क्यूब. तो किसी को भी ओमेगा मान सकते हैं अपन है ना. ये फिक्स नहीं होता ऐसा कि इसी को ओमेगा मानना है. ये ओमेगा मानने से ये ओमेगा² दिखाना आसान होता है, इसलिए इसको ओमेगा मानते हैं. लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि ओमेगा है ना. हम ओमेगा² किसी भी एक इमेजरी, यानी क्या समझ में आया भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे हमारे पास. किसी भी एक इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर ओमेगा मान लिया जाए तो उसके 2 रूट और बचे, उनमें से एक ओमेगा² होगा और एक ओमेगा क्यूब होगा. और ओमेगा क्यूब बस से बात है क्या होगा? 1 होगा. ये हमने निकाल के देखा है ना. वरना ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर ऐसे होगा, क्योंकि ओमेगा बेसिकली क्या है? ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है. ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, तो ऑब्वियस से बात है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ओमेगा सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ओमेगा क्यूब 1 आएगा या आएगा ना. समझ में आ गया? ऐसा निकाल लिया मतलब हमने. तो ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख दिए यहाँ पर है ना. सारे यूलर फॉर्म में लिख दिया, अलग से लिख दिया ना. अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. 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 पहले हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी लिखने के पहले. लेट ओमेगा बी एन इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये हमने मान लिया ना. लेट ओमेगा बी एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अब हम जो भी लिखता है कि वो याद रहे. ऐसा नहीं कि जब भी ओमेगा सामने आ जाएगा दुनिया में वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, ऐसा नहीं है ना. वो लिखेंगे वो लेट ओमेगा इज इमेजनरी क्यूब रूट. जरूरी नहीं है ओमेगा यूज करें, जनरली वो ओमेगा यूज करते हैं, लेकिन वो अल्फा बोल सकते हैं. अल्फा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. और जैसे वो बोलेंगे अल्फा इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बोलते ही मैं फटाफट ही लिख लूंगा कि अल्फा क्यूब एक तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा उसका रूट होगा. और एक में बोलूंगा कि एक रूट अल्फा है, एक अल्फा² है, और एक क्या हो गया? अल्फा क्यूब. ऐसे बोलूंगे ऐसा बोलूंगे, एक ही बात है ना. ये सिखाया ना मैंने भी आपको, इतनी देर से मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, बार बार लिखकर बार बार बोलकर ये सिखा रहा हूँ आपको ना. तो हमें बीटा भी बोल सकते हैं. बीटा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो बीटा क्यूब 1 आ जाएगा. और एक बीटा² एक बीटा क्यूब. बीटा क्यूब को 1 लिख सकते हैं, रूट आ जाएंगे हमारे पास. अब हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ओमेगा क्या है. भाई ओमेगा का मतलब जो भी अपन लिख रहे हैं वो वैलिड तब है जब ओमेगा ये दिया हुआ हो कि ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें. फर्स्ट पॉइंट इज ओमेगा क्यूब. फर्स्ट प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. और अगर ओमेगा इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होगी ना. देखो इधर देखो आप. जैसे मान लो कभी हम इस इक्वेशन की बात भी करेंगे, इसमें कितने रूट आएंगे? ये क्या बोलेंगे? दिस इज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. तो अगर मैं बोलूंगी ओमेगा इज इमेजरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इट मींस ओमेगा की पावर 4 बराबर 1. भाई अगर मैं बोलूंगी इसके रूट आएंगे 4 आएंगे ना, इसके रूट दिख रहा है, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा. बाकी भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो फटाफट इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना फटाफट. देखो ऐसे निकालो, Z² -1 Z²+1. यहां तो फटाफट हो ही जाएंगे. इसको ले दो Z² माइनस आयोटा का स्क्वायर बराबर. अब तो बड़े हो गए हो क्या ना आप, बच्चे थोड़ी हैं. फटाफट लिख दिया ऐसे फटाफट. Z+1 Z-1 Z+ आयोटा Z-8. ये रूट आ गए 4. एक आ गया 1, एक -1, एक आयोटा, एक -8. ये 4 रूट आ गए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो इसमें यह है कि जब भी हम यूनिटी के रूट आते हैं ना, इसमें कई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं लगाया अपने, चारों रूट आ गए. जब भी हम यूनिटी के रूट की बात करेंगे, चाहे क्यूब रूट की बात करें, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे सिक्स, चाहे 10th, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, अगर हम यूनिटी के किसी भी एक इमेजरी रूट को अगर हम अल्फा मान लेंगे तो बाकी रूट निकाले जा सकते हैं ना. क्या ये इमेजरी रूट है? क्या ये इमेजरी रूट है? क्या ये है?
ये इसको मैंने मान लो अल्फा मान लिया, तो बाकी रूट क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 होंगे। नो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा क्यूब, व्हाट इज अल्फा की पावर 4, 1, वो ही होगा वो। ठीक है ना। अब अगर मैं और रूट की बात करूं, जैसे मान लो इसकी बात करूंगा, मान लो मैं इसकी कभी बात, अभी सबकी बात करेंगे भाई, अभी तो मैं ये बात चल रही है ना, समझाने की कोशिश करते हैं इसलिए बार बार। भाई वो जो एक चीज अपन लिख रहे हैं उसको सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिमिलरिटी है, मतलब उसमें ना जो अपन काम यहाँ कर रहे हैं वो वहां भी वैलिड होगा ना। इसके कितने रूट आएंगे अब, 5 रियल, लेकिन इसमें एक ही आएगा। जैसे इसका रियल एक ही आया ना हमारे पास, इसका एक ही रियल रूट आया, इसका एक ही रियल रूट आया। दो क्या है, इमेजरी, वो कॉन्जुगेट पेयर में आया, यानी एक तो रियल आया, अब दो बचे, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब मिरर इमेज है, मतलब एक तो आ गया 1, वो रियल एक्सिस पर आ गया। अब उस एक के अलावा कितने बचे, दो बचे, वो दोनों मिरर इमेज है, लेकिन यानी एक रियल एक्सिस के ऊपर आएगा और एक उसका मिरर इमेज आएगा। ये तो देखा ना भाई हमने। अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ कितने रूट आएंगे, 4, लेकिन यहाँ रियल दो आ गए, एक 1 और एक -1, तो दोनों रियल एक्सिस पर आ गए। अब कितने बचे, वो इमेजरी आएंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी एक रियल एक्सिस के ऊपर आयटा ऊपर आ गया, एक दूसरा उसका मिरर इमेज आ गया। इसके कितने रूट आएंगे, रियल एक ही आएगा, 1। अब कितने बचे, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मालूम पड़ रहा है, ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, तो रूट जब भी इमेजरी आएगा वो क्या आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। तो 4 बचे ना हमारे पास, दो रियल एक्सिस के ऊपर आएंगे और दो उनके मिरर इमेज आएंगे ना। और इसमें अगर मैं बोलूं कि इफ अल्फा इज इमेजरी फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी, तो एक रूट तो अल्फा हो गया, बाकी रूट क्या आएंगे, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5। ना व्हाट इज अल्फा की पावर 5, और ये 5 रूट ही हो जाएंगे उसके अंदर। सिमिलरिटी रहेगी मतलब इन सब में ना। थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं साथ बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा तो समझ रहे हैं शायद आप, है ना। सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब भी हमें लगे कि ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ इनिटी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू फटाफट क्या लिख दो, 1 लिख दो बस आप। ऐसा नहीं कि हमेशा ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। ओमेगा क्यूब 1 कब होगा, व्हेन ओमेगा is an imaginary cube root of infinity. If omega is imaginary fourth root of infinity, then omega की पावर 4 will be 1. If omega is imaginary fifth root of infinity, omega की पावर 5 बराबर 1. If omega is 10th root of infinity, omega की पावर 10 बराबर 1, है ना। तो ओमेगा ऐसा नहीं कि हमेशा ओमेगा, जब भी ओमेगा दिखा तो ओमेगा क्यूब 1 आएगा, ओमेगा क्यूब 1 तब आएगा, इसलिए मैंने लिखा है ना ऊपर ये, ताकि बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, कैसे आया समझ में आ गया। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं भाई, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। भाई इसका एक रूट 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रूट सेटिस्फाई करेगा ना। हम ऐसा दिखा, इसलिए दिखा सकते हैं, या यूं भी दिखा सकते हैं भाई, हमने ओमेगा किसको बोला था, हमने ओमेगा बोला था इसको, हमने ओमेगा इसको बोला था, तो इसका क्यूब निकालो कितना आएगा, आ जाएगा। या हमने ओमेगा इसको बोला, ई रेस्ट पावर आएगा 4 पाई/3, इसका क्यूब निकालो, बना जाएगा ना, इसलिए ओमेगा क्यूब बनाएगा। अब जब भी हमें लगे कि ओमेगा इमेजरी क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है और ओमेगा पर पावर 3 से बड़ी हो, तो इसका यूज कर लो आप। इसको देखकर बोल सकते हैं देयरफॉर ओमेगा रेस्ट टू पावर 3n+1 will be equal to omega. Omega raised to power 3n+2 will be omega square. और omega raised to power 3n is equal to 1. Omega raised to power 3n is equal to 1. जब भी लगेगा ओमेगा इमेजरी क्यूब रूट इनफिनिटी है, ओमेगा क्यूब 1 आ गया और उस पर पावर 3 से बड़ी हो, तो फटाफट इनका यूज कर सकते हैं। सही लिखा है मैंने, ओमेगा रेस्ट टू पावर 3n बराबर 1, ओमेगा की पावर 3n+1, ओमेगा की पावर 3n को अलग कर दिया, नहीं आ रहा समझ में, और ओमेगा बचा तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। व्हाट वी कैन से अबाउट 1 अपॉन ओमेगा, मूड नहीं है आज आपका पढ़ने का। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 का यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ओमेगा इमेजरी क्यूब रूट इनफिनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है ना। तो ये 1 अपॉन ओमेगा था, 1 अपॉन ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, ओमेगा स्क्वायर से क्यों करा, ताकि ओमेगा क्यूब आएगा ना, व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1, तो 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर। व्हाट वी कैन से अबाउट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ये ओमेगा आ जाएगा भाई। जिसे बोलेंगे ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट इनफिनिटी, इन सब के लिए तैयार रहूंगा मैं। ओमेगा क्यूब बराबर 1, पावर 3 से बड़ी नजर आए, फटाफट निकाल लो, बड़ी ओमेगा की पावर 10, बड़ी ओमेगा रेस्ट पावर
ओमेगा, बिकॉज दिस इज 3n+1, दिस इज 3n+1। आ रहा है समझ में? ओमेगा रेस्ट टू पावर 99 1, बिकॉज दिस इज ओमेगा रेस्ट टू पावर 3n बराबर 1 आ गया। समझ में आ गया ना? ऐसा निकाल सकते हैं मतलब उसको अपन। तो वो इतनी सारी चीज, एक चीज लिखी है बस, ओमेगा क्यूब बराबर 1, उससे समझ में आ गया फटाफट हमारे, और कैलकुलेट करके निकाल लिया ना। सेकंड बने ना प्रॉपर्टीज के अंदर है ना। 1 + ω + ω² बराबर 0। 1 + ω + ω² बराबर 0, यानी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम क्या है? 0 के बराबर है। दिख रहा है कैसे मालूम पड़ा? तीनों को जोड़ो या तो, या साफ साफ दिख रहा है ना भाई। कैसे मालूम पड़ा कि 0 के बराबर आएगा? ये आएगा भाई Z³ - 1 बराबर 0 के रूट है। ये Z³ - 1 बराबर 0 के रूट है ना, ये इसके रूट में। तो ये लगा दो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। 1 + ω + ω² इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ Z स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ Z स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ Z³ एंड कोएफिशिएंट ऑफ Z स्क्वायर इज 0, तो सम 0 आ जाएगा। यानी जब भी हम यूनिटी के रूट्स होंगे ना, उनका सम निकालेंगे 0 आएगा। मान लो हमसे कहा जाए ये यूनिटी के 4 रूट आएंगे, इनका सम कितना आएगा? 0 आएगा। अभी निकाल के भी देखा था ना हमने, वरना हमें निकालने की जरूरत नहीं है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मालूम पड़ रहा है ना। इस इक्वेशन के रूट का सम निकालो, दीज आर 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका सम निकालो, 0 है। Z⁻⁹ का कोएफिशिएंट 0। तो यूनिटी के जितने भी रूट आए, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालूं, चाहे 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, 100 रूट ऑफ यूनिटी, उनका सम हमेशा 0 आएगा। उसका रीजन समझ में आ गया हमारे, फटाफट ऐसे बोल सकते हैं। तो आप जब भी ये कभी लिखा हुआ है ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दो चीजें फटाफट लिख लो आप। पहली चीज ओमेगा क्यूब बराबर 1 हो गया, और दूसरा एक ओमेगा था, दूसरा ओमेगा स्क्वायर आया, तीसरा ओमेगा क्यूब हो गया, इनका सम क्या आता है? 0। इन दोनों चीजों को लिख लो आप, इन दोनों से सवाल करते रहेंगे अपन बार बार। ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फटाफट ये लिख लिया, फटाफट ये लिख लिया, और सवालों में इनका यूज करेंगे और यूज करके निकालते रहेंगे अपने। ठीक है ना? इसमें यहाँ ऐसे इसमें सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ही स्टार लगा के लिख लो, 1 + ω⁻² प्लस ω² अब ω² बोले या ओमेगा की पावर 2r बोले, एक ही बात है ना? इज इक्वल टू 0 इफ r is an integer but not the multiple of 3, but not the multiple of 3, r belongs to I but not the multiple of 3। r इंटीजर तो हो लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं हो, फिर 0 आएगा ना, और ये फिर आएगा 3 के बराबर इफ r belongs to I and the multiple of 3। इंटीजर है और वो 3 का मल्टीपल है, तो फिर 3 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं अभी बाद में प्रूव करके बता दूंगा आपको ना, है ना? बाद में प्रूव करके बताऊंगा जनरलाइज वे में, भाई यूनिटी के कोई से भी रूट हो। हम यहाँ ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो rth पावर है, उनका सम निकाल रहे हैं अपने ना। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे पावर क्या लगा रही है हमने? r, उनका सम निकाल रहे हैं। तो बाद में जनरलाइज करके मैं प्रूव करके बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल में वेरीफाई कर दूंगा कि कैसा आएगा। अब हमें r या तो 3 का मल्टीपल लेना है या 3 का मल्टीपल नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने r बराबर 0 ले लिया, क्या ये 3 का मल्टीपल है? क्या 0 3 का मल्टीपल होता है? यस होता है ना। तो रख दो उसको, क्या आना चाहिए इसका आंसर? 3 आना चाहिए ना। r बराबर 0 लिखा, ये कितना आ गया? 1 1 3 इज द आंसर। r बराबर 3 लेके देख लो, 1 व्हाट इज ओमेगा क्यूब? ओमेगा की पावर 6, 3 आ गया आंसर। अब अगर r इंटीजर तो होगा, लेकिन मान लो वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो आंसर 0 आएगा। r को 1 रख के देखो, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, r बराबर 2 रख के 4 रख के देख लो, तो 1 व्हाट इज ओमेगा की पावर 8, व्हाट इज ओमेगा की पावर 4, व्हाट इज ओमेगा की पावर 8, व्हाट इज दिस? 0 आ जाएगा। तो या तो वो 0 आएगा या वो 3 आएगा। 0 तब आएगा व्हेन r इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, और 3 तब आएगा व्हेन r इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे इसको देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, वन फोर्थ पे आएंगे ना शायद, थर्ड पे आएंगे, थर्ड पे आ गए। ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो दो इमेजरी रूट आए ना, एक ओमेगा है एक ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का बार क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। ये ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का बार निकाल लो, वो कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा।
एक ओमेगा स्क्वायर, वो इमीडिएट से एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ओमेगा का बाहर निकालोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का बाहर निकालोगे ओमेगा, दिख रहा है ना? क्यों भाई? ऐसे निकाले, ये हम जानते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं ना। अब इसमें लिखे फोर्थ पॉइंट, ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, all the cube roots of unity when plotted on the argand plane, all the cube roots of unity when plotted on the argand plane, then these will be equally spaced. All the cube roots of unity when plotted on the argand plane, all the cube roots of unity when plotted on the argand plane, then these will be equally spaced on the circumference of a circle, on the circumference of a circle having center at origin, then these will be equally spaced on the circumference of a circle having center at origin and radius is equal to unity, and radius equal to unity will be equally spaced on the circumference of a circle having center at origin and radius equal to unity, and these form the vertices of an equilateral triangle, and these form the vertices of an equilateral triangle, and these form the vertices of an equilateral triangle. यानी जब भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, उनको वहां लोकेट करें अगर मान लो, तो वो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे जिसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 1 के बराबर होगी, और वो सर्कमफ्रेंस पर इक्वली स्पेस्ड होंगे, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बराबर होगी, एंड दीज विल फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बात देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनमें एक तो ये 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा 0, ये तो 1 हो गया। एक हमारे पास है 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा 2π/3, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हमारे पास ये है 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा माइनस का 2π/3, ये यूलर फॉर्म में लिखे हुए ना, वो एक जगह कॉन्जुगेट होते हैं ना। अब इन तीनों का मॉड क्या है? व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दीस 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? 1, यानी इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? यानी एक ये ओरिजिन से, ये तीनों नंबर ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होगा जिसका रेडियस क्या हो गया? 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, और उसका रेडियस मैंने 1 यूनिट के बराबर मान लिया। अब इसमें पहला वाला ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट तो यहाँ गया इस जगह, ये तो यहाँ आ गया, ये तो 1 हो गया ना। अब मुझे ये ड्रॉ करना है, इसकी लेंथ तो 1 है, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितना है? 2π/3, तो 90 + 30, ये यहाँ आ गया इस जगह, इसको ओमेगा बोल देते हैं अपन। और ये एंगल कितना हो गया? दिस इज 2π/3। अब या तो उसको ड्रॉ कर दो माइनस का 2π/3, मिरर इमेज बना दो उसका ना, मिरर इमेज है ना भाई, कॉन्जुगेट है वो, इसका मिरर इमेज आ गया ना। तो बेसिकली ये कितना हो गया? ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है ना। और वो एंगल, ये इसको इससे मैं मिलाऊंगा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? -2π/3, ये एंगल, ये एंगल हो गया -2π/3। बताओ ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 2π/3 हो गया वापस, 2π बन गया ना पूरा। तो हमारे पास ये अभी इक्वली समझ में आ गया, रेडियस 1 के बराबर है। अब हम देख रहे हैं इक्वली स्पेस का मतलब, भाई एक हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये था, एक ये था, तो ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये आर्क की लेंथ बराबर होगी ना, ये आर्क की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस आर्क की लेंथ के लिए एंगल क्या है? रेडियस कितनी है? 1। इस आर्क की लेंथ भी बराबर होगी, इसके लिए भी एंगल 2π/3 है, रेडियस 1 के बराबर है, तो ये इक्वली स्पेस है ना। अब इनको अगर नहीं आया समझ में, अब इनको अगर मैं मिला दूंगा तो दीज विल फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनको मैंने मिला दिया ऐसे, इस एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को दूसरे से मिलाया, दूसरे को तीसरे से मिला दिया, और तीसरे को मैंने इससे मिला दिया, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा ना। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम ही ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये सर्कल की एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? तो ये एंगल 5/3 का हो गया। ये एक सर्कल की कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 120, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? 60 डिग्री। और दो एंगल अगर ट्राइंगल के 60 हो गए, तो तीसरा एंगल भी 60 हो जाएगा। तो ये जनरल प्रॉपर्टी भी होती है जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ड्रॉ करते हैं ना, या यूनिटी के रूट ड्रॉ करते हैं, जैसे क्यूब को ड्रॉ किया अभी, तो एक रेगुलर पॉलीगन बना, जब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को ड्रॉ करेंगे तो उससे 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर बनेगा।
फिफ्थ रोड ऑफ यूनिटी को ड्रॉ करेंगे तो पेंटागन बन जाएगा ना, उससे हेक्सागन बन जाएगा, उससे हेप्टागन बन जाएगा, उससे ऑक्टागन बन जाएगा। हमेशा रेगुलर पॉलीगन बनता है उससे। जितने रूट होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीन साइडेड ट्रायंगल बन गया, चार में स्क्वायर बन जाएगा, पांच में पेंटागन बन जाएगा ना। तो ऐसे इनको लिख लिया। अब सवाल करते हैं अपन इनका यूज करके, जो मैंने लिखा है आपको ना। देखिए, इफ ओमेगा इज एन इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is an imaginary cube root of unity, if omega is an imaginary cube root of unity, then find the value of first omega raised to power 192 plus omega raised to power 194. Second, 1 minus omega plus omega square raised to power 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power 5. The third one is sigma r बराबर 0 से लेकर 10, 1 plus omega raised to power r plus omega raised to power 2r. ये हमें निकालना है। हमें दिया हुआ है ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमें दिया हुआ है। हो गया? तो देखो, सवाल करने का तरीका ये, जैसे ये लैंग्वेज लिखी ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये लैंग्वेज पढ़ के फटाफट ही लिख दो, ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब सवाल करना स्टार्ट करूंगा मैं ना, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों का यूज करता रहूंगा ना, है ना। अगर वो बोलते हैं ओमेगा इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फटाफट मैं क्या लिखता, ओमेगा रेस्ट पावर 4 बराबर 1। एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक ओमेगा क्यूब हो गया, एक ओमेगा की पावर 4 हो गया, ये जीरो आता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, समझ रहे हैं ना अपन, भले ही वो पढ़ रहे हैं लेकिन मैं समझाता जा रहा हूँ बार बार आपको, है ना उनको। तो हमने बस इसका यूज करते रहेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। तो हम देख रहे हैं अब ये पावर 3 से बड़ी है, तो हम 3n प्लस 1 3n प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 3n प्लस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 192, 3n, दिस इज 3n, तो दिस इज 1। व्हाट इज दिस, 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखें, हम ओमेगा की वैल्यू को मेंशन नहीं कर सकते। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। उन्होंने ये बोला है कि ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें इससे ये पता नहीं कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। उन्होंने ओमेगा किसको बोला है, उन्होंने ओमेगा इसको बोला है क्या? हो सकता है इसको ओमेगा बोल रहे हो सकता है वो इसको ओमेगा बोल रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरा आंसर ही आया तो मैं ओमेगा की जगह ही रख दूंगा और आंसर दे दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं ना। ये ओमेगा की जगह मैं वो रख दूंगा, ऐसा नहीं दे, सिंबल से सिंबल ही आएगा ना। ओमेगा चल रहा है तो आंसर ओमेगा में आएगा ना। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं मैं आपको कि हम इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं, हम इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं। इसलिए अगर ओमेगा चल रहा है तो आंसर हमें ओमेगा में देना है ना, तो आंसर इज माइनस ओमेगा। अब यहाँ देखते हैं ना, हमने इसका यूज कर लिया ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा, तो हो गया माइनस का 2 ओमेगा हो गया, दिस इज माइनस का 2 ओमेगा होल पावर 5।
नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो -2 होल पावर 5 को तो बाहर निकाल लो आप, -2 होल पावर 5 को। नाउ व्हाट इज ओमेगा रेस्ट टू पावर 5? ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा रेस्ट टू पावर 10? ओमेगा। और व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? माइनस, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यूज हमें इन्हीं का करना है बस, है ना, इन्हीं का यूज करते रहो बस, इसलिए फटाफट ये लिख लो पहले ना। तो ये कितना आ गया? -1 आ गया, और दिस इज माइनस का 32, -32 इंटू -1 बराबर 32 इज द आंसर। हो गया ना क्लियर? अब यहाँ आ गए अपन। तो हम जानते हैं भाई ये तो ओमेगा पावर लगी है, ओमेगा की पावर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर आ रहा है, तो आर अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वैल्यू 3 आएगी, अदरवाइज क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 से लेकर 10 में 3 के मल्टीपल कितने आएंगे? 4 आएंगे। 3 0 3 9 और 6, ये 4 आएंगे। तो 4 बार तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 आई है ना। 3 3 3 4 बार आया। अब बाकी सब जगह क्या आया? 0 आया ना। नहीं आ रहा समझ में? तो ये दिस इज 0, ये 3 × 4, वैल्यू 3 जो है वो 4 बार आई है ना, तो आंसर इज 12। इसका आंसर 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया? 0 रखा तो आया, 3 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 3 आया, 9 रखा तो 3 आया, बाकी सब में 0 आ गया ना। तो वैल्यू 3 जो है वो 4 बार आई, तो 4 × 3 लिख दिया फटाफट हमने। नेक्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 5 इंटू माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2 होल पावर 334 प्लस प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होल पावर 365। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, भले ही उन्होंने कुछ बोला नहीं है ना, मैंने से कल डीबीबी ने 32 दिया था करने के लिए आपको ना, 32 दिया था ना शायद, कि 31 दिया था? 32, तो उसमें था ये सवाल है ना, ये बीच में वो शायद हो सकता है किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो दिक्कत आई हो उसको ना, ये आज पढ़ा है आपने ना। तो उसमें क्या, अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, यह वैल्यू दे रखी है मैथमेटिक्स, तो हम ही जानते हैं, अभी हमारी नॉलेज है, हम ही जानते हैं ये ओमेगा है, और इस ओमेगा की प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना। इसको ओमेगा भी बोल सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, हमने ओमेगा बोल दिया इसको ना। अब हम बोल रहे हैं, हमारी मर्जी, हम इसको ओमेगा बोले अल्फा बोले, एक ही बात है। समझ में आ रहा है ना? ओमेगा जरूरी नहीं ओमेगा बोला जाए, अल्फा ही बोल सकते हैं। और हम इसकी इस वैल्यू को देखकर हम जानते हैं दिस इज इमेजिनरी क्यूबिक डिफिनिटी, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, तो इसको ओमेगा मान के डील कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू हमें निकालनी है, और जिसे लगा भाई ये तो वापस ओमेगा इमेजिनरी क्यूबिक डिफिनिटी आ गया ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ई मान लिया ना, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा पूरा एक्सप्रेशन। अब मेरा आंसर में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में मेंशन नहीं कर सकता, मेरा आंसर में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में मेंशन, अब आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना, क्योंकि हो सकता है मैं ओमेगा मान रहा हूं उसको, कोई इसको अल्फा माने, कोई इसको बीटा माने, कोई इसको टी मान ले, इसलिए अब आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा ना। लेकिन हम जानते हैं भाई ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए इसको ओमेगा मान सकते हैं। लेट हमने मान लिया ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का हाफ प्लस आयोटा √3/2। तो जिसे हमने लिखा फटाफट लिख दिया भाई, इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये तो हमारी नॉलेज है ना भाई, अब तो हम जानते हैं इसके नंबर के बारे में, इसकी विशेषता ये है ना, लिख लिया हमने। अब वो समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर मान के भी सवाल कर सकते हैं अपन, इसको ओमेगा स्क्वायर भी मान सकते थे अपन, ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि ये ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है ना। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? अब ई बराबर क्या बन गया? ई बराबर बन गया 4 + 5 × ओमेगा, 5 × ओमेगा रेस्ट पावर 4 + 5 × ओमेगा रेस्ट पावर 334 प्लस 3 × ओमेगा रेस्ट पावर 365, ये ऐसा बन गया ना भाई। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं जानते होते ना, तब तो फिर तो बहुत दिक्कत आती, सोचते डर लगता भाई, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा टर्म निकालूंगा, बहुत दिक्कत आएगी ना। या भाई उसका भी लास्ट हमारे पास यूलर फॉर्म में लिख लो उसको फटाफट, यूलर फॉर्म में लिख के निकाल लो, वो भी तरीका था हमारा। लेकिन हम प्रॉपर्टी जानते हैं इस नंबर के बारे में, इस नंबर के बारे में जानते हैं भाई क्या है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये पावर 3 से बड़ी आ गई, तो क्या लिखें इसको? 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, दिस इज 3n + 1,
तो ओमेगा हो गया ना, एंड दिस इज 3n+2, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या अलग अलग है, हम तो सीधे सीधे भाई ये जानते हैं कि ये 0 होता है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ लीस्ट कोफिशिएंट क्या है, तो सबको 3 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, सबको 3 में, क्योंकि यहाँ 3 है ना, इससे छोटा, तो 3 का यूज करने की कोशिश करो। 1 प्लस ओमेगा ये ऐसा हो गया ना। तो 3 ओमेगा स्क्वायर पूरा काम आ गया। 3 हमारे पास यहाँ 4 था, हमने क्या लिखा, 3 लिखा, तो यहाँ 1 लिख दिया। हमारे पास 3 ओमेगा है, वहां 5 ओमेगा, तो 2 ओमेगा लिख दो। आगे समझ में, लीस्ट कोफिशिएंट का यूज कर लिया हमने। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 0। अब वो बचा हमारे पास 1 + 2 ओमेगा। लेकिन हम आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें आंसर वो लिखना ही पड़ेगा कि हमने उसको ओमेगा लिखा है ना। ओमेगा का मतलब हमारे पास यहाँ है ना, है ना, वो लिखना ही पड़ेगा अपने को वहां पर। दिस इज 1 + 2 × -½ प्लस का आयोटा√3/2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आयोटा√3 आ जाएगा। आंसर इज आयोटा√3, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा√3 में। तो वैसे हम यूलर फॉर्म से भी कर सकते थे, वो यूलर फॉर्म से जोड़ना पड़ता, उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन वो अब तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी जानते हैं। हम इसको ओमेगा स्क्वायर मान के भी कर सकते थे, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते थे, तो वो तो फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ता, ओमेगा स्क्वायर की पावर आता, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर आता, उससे भी कर सकते हैं ना। लेकिन उससे भी आंसर ओमेगा में लिखना, हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी अपने को। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। लिखे ना, एक सवाल लिखें, इफ ओमेगा इज एन इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is an imaginary cube root of unity, then find the value of 1 + 2 omega plus 3 omega square upon 3 + 2 omega square plus omega. If omega is an imaginary cube root of unity, then find the value of this. Answer is omega square. Answer is omega square. मतलब खैर अब तो अपन अंत समय पर हैं, लेकिन हमेशा मैं ये बात बोलता भी हूँ कि भले कोशिश करें आंसर सही निकले हमारा, 1 मिनट ज्यादा लगे, 2 मिनट ज्यादा लगे, 5 मिनट ज्यादा लगे, आंसर हर बार सही आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, है ना। और ये जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं ना, उनको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को शुरू से। क्लास में सही आंसर आने का मतलब कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे, कि मेरे बात समझ में आ गई और मैं सवाल कर पा रहा हूँ। भले वो टाइम लगे, उसमें 2 मिनट ज्यादा लगे, 3 मिनट ज्यादा लगे, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, घर खुश होके जाते हैं बने, हाँ मेरे आज कंसेप्ट पढ़ाया गया, समझ में आ गया मेरे, यार मेरे से गलती नहीं हो रही, मैं हाथों हाथ समझ पा रहा हूँ उस बात को। और हम टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी देते हैं सवाल करने का, आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें देखो ऑब्जर्वेशन ही है, या तो हम मैनिपुलेट करें, क्योंकि जैसे अगेन ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो फटाफट मेरी हैबिट में फटाफट ओमेगा क्यूब को 1 लिख दो, एक ये 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया, बार बार इन्हीं का यूज कर रहे हैं अपने ना। तो इन दो चीजों का मैं यूज करूंगा ना, कोई पावर 3 से बड़ी नजर नहीं आ रही मुझे यहाँ, है ना। तो अब हम ध्यान से देखें कि या तो हमारा, या तो हम इसका यूज करके मैनिपुलेट करें जैसे कि अभी मैंने अभी किया था। यहाँ लीस्ट कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैं 1 का यूज कर लूँ, या तो मैं न्यूमरेटर को अलग से निकाल लूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मैं उसको से लिख लूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लिया अभी मैंने ना, न्यूमरेटर को लिख रहे हैं अपने ना। अब 1 तो मैंने पूरा यूज कर लिया, 2 ओमेगा था मेरे पास, तो क्या बचा,
ओमेगा, तो ओमेगा लिख दिया। अब वो 3 ओमेगा स्क्वायर था, तो मुझे कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। लेकिन 2 ओमेगा स्क्वायर को भी मैंने ऐसे लिखा, 2 ओमेगा स्क्वायर को भी मैंने ऐसे लिखा। तो यूज तो मैं इन्हीं दोनों का करूंगा ना। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें क्या है, अगर मुझे 1 मिल जाए, ये कितना हो गया, -1, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर -1। आगे समझ में? ये मैंने ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। समझ पा रहे हैं? अब अगेन मैं इसका यूज कर लेता हूँ, यहाँ लीस्ट कोफिशिएंट क्या, अगेन 1 है। मैं फिर 1 का यूज कर लेता हूँ ना। इस समझ पा रहे हैं लीस्ट कोफिशिएंट का मतलब? अगेन 1 + ओमेगा तो मैंने 1 की जगह मैंने क्या लिखा, 2 लिखना बाकी है मुझे। ये ओमेगा स्क्वायर मुझे एक बार लिखना है, ओमेगा स्क्वायर मुझे एक बार लिखना है, और वो क्या है, 2 लिखना है मुझे। मैंने +1 + 1 किया उसको, 2 को, क्योंकि मैं तो ओमेगा स्क्वायर के साथ या ओमेगा के साथ 1 + ओमेगा चाहता हूँ तो बस। ये तो 0 आ गया ना। दिस -ओमेगा, तो दिस इज 1 - ओमेगा। ये 1 - ओमेगा हो गया। अब मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालना है। therefore the value of this expression is, what is numerator, ओमेगा स्क्वायर -1। what is this, 1 - ओमेगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास, दिस इज माइनस का ओमेगा +1। सही बोल रहा हूँ? व्हाट इज ओमेगा +1? ये ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर। ओमेगा स्क्वायर आ गया आंसर। ये मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो आप। ध्यान से देखो, किसी भी एक पर टारगेट करो आप। जैसे हमारे पास यहाँ 3 है, 3 ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ कितना है, 3 है। तो मैं क्या करूँ, इस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, या मैं उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई मैं इन्हीं को रिलेट करना चाह रहा हूँ आपस में। जैसे यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो मैं 3 से ओमेगा स्क्वायर हटाना चाहता हूँ। या मैं 2 को फोकस करूँ, भाई यहाँ 2 ओमेगा, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं 3 को देखकर सोचूंगा, तो सोचूंगा ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लूं। मैं 2 ओमेगा को देखकर सोचूंगा, तो लगेगा भाई मैं 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं। या 1 को लेकर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा, तो मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं। किसी भी एक को देखकर सोच सकते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने ऐसा किया। ये जरूरी नहीं है अपन ऊपर वाले को देखें, नीचे वाले को भी देख सकते हैं। नीचे हमारे पास 3 है, ऊपर क्या है, ऊपर 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं इसको 3 ओमेगा स्क्वायर बना देता हूँ। किसे बनाना पड़ेगा, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर को कराया तो ऊपर वाले को भी कर दिया, ये ऊपर वाले को भी कर दिया ना। पर इसको अंदर ले जाओ आप। तो दिस इज 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 2 ओमेगा, दिस इज 1। हो रहा है क्लियर? भाई इसको अंदर ले गया ना मैं, तो ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा ना, आंसर इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। या फिर ऐसा कर सकता था, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेता मैं, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेता। तो व्हाट इज 1/ओमेगा स्क्वायर, यहाँ था ना 1/, व्हाट इज 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। व्हाट इज 2/ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। और ये लिखा हुआ था 3 + 2 ओमेगा स्क्वायर +ओमेगा, हट जाएगा यहाँ से। ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर। तो मैंनिपुलेट करके भी निकाल लिया, ऐसे सोच के भी निकाल, मतलब ऑब्जर्वेशन है, सवाल करके बताने से समझ में आता है, भाई ऐसे भी कर सकते हैं, कभी ऐसे भी कर सकते हैं। उसी से माइंड में क्लैरिटी रहती है ना। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 का होल क्यूब +8 = 0। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। या पहले, इसके पहले ये सवाल करते हैं, रुको 1 मिनट। इसके पहले ये करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1 - i√3, y इज इक्वल टू 1 + i√3, then prove that x to the power plus y to the power p बराबर 2 raised to power p, where p is a prime number greater than 3, where p is a prime number greater than 3, where p is a prime number greater than 3। लास्ट सवाल है आज का ना, इसलिए एनर्जी से करें इसको ना, तो लास्ट। 9 बजे तक तो पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लगता हो भाई 9 बजे तक पढ़ाते नहीं है ना, पढ़ा सकता हूँ मैं भी लेकिन आज शायद आपकी स्थिति देनी है।
सुबह भी क्लास थी, शायद आपकी आ जाना 11 बजे करीब। पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। पी प्राइम नंबर है लेकिन वो 3 से बड़ा है ना। अब क्या अभी सोचना आसान होता है, जब पढ़ रहे होते हैं ना अपन, तो सवाल सोचना आसान होता है, क्योंकि वो अपन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ कहीं दिख नहीं रहा कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, उनको लेके आ जाऊंगा मैं, उनको क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ना कहीं ना कहीं। भले वो मुझे दिख नहीं रहा कि वो वैल्यू ओमेगा है, लेकिन मैं उसको ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में लाने की कोशिश करूंगा ना। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो आप, कि हम ये बोल सकते हैं कि -1/2 और प्लस आयटा √3/2। क्या मैं इसको ओमेगा बोल सकता हूँ? क्या मैं ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, चाहे ओमेगा बोलो या ओमेगा स्क्वायर बोलो। मैंने मान लिया ये ओमेगा है ना। अब मुझे लेकिन यहाँ ओमेगा इस तरह की कोई वैल्यू लिख नहीं रही। वो तो ठीक है, मैं इस तरह की रिलेटेड वैल्यू दिख रही है, इस तरह का एग्जैक्ट वैल्यू दिख नहीं रहा मुझे ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ टू ही नहीं करनी, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ओमेगा। अब मुझे तो ये चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फायदा हुआ इससे? इस ओमेगा की प्रॉपर्टी जानता हूं मैं, इसलिए इस वैल्यू को ओमेगा की फॉर्म में लाने के बाद अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ उन चीजों का ना। और जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ, ये जो ओमेगा है, इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1 है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है। ऐसा लिखने के बाद हम इस ओमेगा का यूज कर सकते हैं ना। ठीक है ना। अब वो क्या है हमारे पास, वो क्या बनेगा? देयरफॉर सिंस -1/2, माइनस का आइडा √3/2 कितना हो गया? ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। मैं इसको ओमेगा बोल रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई -2 ओमेगा। समझ रहे ना। और अगर ये ओमेगा है तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूँ। भाई वो तो प्लस साइन है ना दोनों में, तो इसी से आएगा हमारे पास दोनों। तो ये कितना आ गया? दिस इज -1 माइनस आइटा √3 इजिकल 2 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर 1 प्लस आइटा √3 बराबर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैंने इसको ओमेगा बोला है, अगर मैंने इसको ओमेगा बोला है, तो दिस वैल्यू इज -2 ओमेगा, और वो क्या हो गया? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ओमेगा बोलता, मैं इसको ओमेगा बोलता, तो वो कितना होता? माइनस का 2 ओमेगा, और ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाता। कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको डाउट नहीं रहे भाई ऐसा कभी ओमेगा बोल देता है, कभी ओमेगा स्क्वायर बोल देता है, वो कंफ्यूजन नहीं रहे अपने, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बार बार। हम फर्क नहीं पड़ता कि इसको ओमेगा बोले कि ओमेगा स्क्वायर बोले ना। अब वहां रख दिया हमने, देयरफॉर एक्स कितना हो गया? देयरफॉर एक्स इजिकल टू, एक्स कैन बी रिटन एज माइनस का 2 ओमेगा, ये एक्स -2 ओमेगा हो गया ना। एंड वाई बराबर कितना हो गया? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इससे फायदा मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं इन ओमेगा की प्रॉपर्टी जानता हूँ ना। अब मैं निकाल सकता हूँ, देयरफॉर एक्स टू द पावर पी, देयरफॉर एक्स टू द पावर पी प्लस वाई टू द पावर पी बराबर, व्हाट इज एक्स? माइनस का 2 ओमेगा होल पावर पी -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर पी। अब इसमें -2 होल पावर पी को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये -2 होल पावर पी को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये कितना बचा? ओमेगा रेस्ट पावर पी प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 2 पी। और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर 2 आर की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, लेकिन किसको मिस कर रहे हैं? 1 को मिस कर रहे हैं। तो मिस मत करो भाई, उसको लेके आ जाओ। क्या आ गया ऐसे हमारे पास। अब हम जानते हैं अगर ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, और ये 3 भी आर की जगह पी तो हो गया बस यहाँ। ये 3 के बराबर कब आएगा? जब पी 3 का मल्टीपल होगा। 0 कब आएगा? जब पी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या पी के बारे में कोई जानकारी है हमारे पास? यस, पी प्राइम नंबर है, लेकिन वो 3 से बड़ा है। तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पी प्राइम नंबर है और 3 से बड़ा है, तो एक तो वो ऑड है, बिकॉज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो वो 3 से बड़ा है और प्राइम है, तो उसका मतलब ऑड है। तो यह कितना आ जाएगा? -2 रेस्ट पावर पी, है ना। एक तो ये आ गया ना सामने, -2 रेस्ट पावर पी आ गया। अब अगर वो प्राइम है और 3 से बड़ा है, इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल नहीं है ना। क्योंकि वो प्राइम है और 3 का मल्टी प्राइम है और 3 से बड़ा है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है ना। क्योंकि अगर वो 3 का मल्टीपल हो गया, फिर प्राइम कैसे रहेगा? तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सिंस पी इज प्राइम एंड ग्रेटर देन 3,
It means p is not the multiple of 3. Therefore, the value of this is 0. 0 minus 1. This is 2 raised to power p. Hence proved. ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, अगेन उसका यूज कर लिया। तो कल मिलते हैं फिर अपने ना, वो क्या टाइम है अपना, 11:15, 11:15, 11:30 से 1। हाँ तो पढ़ते हैं फिर, कल पढ़ेंगे से बस फिर, है ना, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल ही हो जाएगा वो, कल पढ़ने से ही हो गया ना। अदरवाइज वो वीकडे में फिर पैनिक रहता है ना, मेरे माइंड में भी रहता है, आपके माइंड में भी रहेगा। तो एक्स्ट्रा क्लास अब आ ही रहे थे, नहीं आते तो कोई बात नहीं, फिर मैं भी एडजस्ट करता फिर ना, लेकिन जब आ ही रहे हो तो फिर अपन पढ़ लेंगे ना। तो होमवर्क लिख लो भले, है ना, होमवर्क तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आपने को ना। तो उसमें होमवर्क कल फिर अपन डिस्कस नहीं करेंगे ना, कल पढ़ लेंगे, है ना, होमवर्क कल डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें एक तो डीबीबी कर लेंगे अपन, डीबीबी ने 32 मैंने दे रखा है शायद आपको ना, 32 मैंने दे रखा है ना। तब तो वो मतलब जो भी बचेगा वो डिस्कस करना होगा अपने को अंत तक, मतलब है ना, वो भी जितना भी कर पाएंगे अच्छी तरह से वो कर लेंगे, और क्या है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम एक्स पार्ट वन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कर लेना है इनको, ताकि वरना फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 1 का पार्ट वन में हम कर सकते हैं D1 कर सकते हैं ना, D1 कर सकते हैं, D1 के बाद हम D2 कर सकते हैं, D2 के बाद हम D3 कर सकते हैं। पार्ट 2 में आ गए हम, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। D2 कर सकते हैं, D6 कर सकते हैं, कंपैरिजन नंबर 4 में याद भी रखना है फॉर्मूले की तरह चाहे तो, है ना, वो अलग से लिखाने की जगह वहाँ लिखा हुआ है, मैं समझा दूंगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो। बाकी उसको फॉर्मूले की तरह याद भी रखना है अपने को ना। तो ये करना है ना, और एक डीबी भी कर लेना है ना, बी थ्री तो मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी बी3 में। B2 मैंने दे रखा है ना आपको करने के लिए, B2 मैंने दे रखा है ऑलरेडी करने के लिए ना। तो इसमें B4 क्या, 32 दे रखा है करने के लिए, 32 के बाद हम चलो फिर बाद में कर लेंगे, और क्या ना, कोई आपको लगे कुछ 2 4 5 सवाल कर सकते हैं हम देख के तो कर लेना, अटेम्प्ट करके रख लेना है ना। ठीक है ना, छांट के कुछ लगे कर सकते हैं तो वो कर लेना आप, है ना, वरना फिर बाद में कर लेंगे एक साथ, और क्या। तो 11:30 पर आना है ना, वो तो आईडी वाईडी तो सब मिल जाती है, तो आपको बता देंगे वो, है ना, जो भी कुछ आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना